इस वीडियो में हम रिसर्च डिज़ाइंस के बारे में बात करेंगे और उसमें भी हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से शुरू करेंगे। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन डिस्कस कर लेने के बाद आगे की वीडियोस में नॉन एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस भी देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एक रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है। रिसर्च डिज़ाइन एक स्ट्रेटजी है, एक प्लानिंग है कि क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। जो आपको रिसर्च करना है, जो अध्ययन करना है, उसमें आप वैध परिणाम प्राप्त कर सकें, एक सही कंक्लूजन पे पहुंच सकें। इसके लिए क्या प्रक्रिया, किस क्रम में कैसे फॉलो करनी है, जिसमें न सिर्फ जो प्रतिभागियों का चुनाव करना है ये शामिल है, बल्कि कैसे उन्हें अलग अलग समूहों में बांटा जाएगा, अलग अलग ट्रीटमेंट कंडीशंस में रखा जाएगा, डाटा का कलेक्शन कैसे किया जाएगा, उसकी एनालिसिस कैसे की जाएगी, ये सारी प्लानिंग रिसर्च डिज़ाइन में आती है। रिसर्च डिज़ाइन एक तरह से ब्लूप्रिंट होता है। जैसे आप कभी घर बनाने जाते हैं तो उसका एक नक्शा तैयार किया जाता है, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ होंगी। तब आप उसके अकॉर्डिंग फिर घर का निर्माण करना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक प्लॉट लिया और जैसे भी मन किया चीज़ें बनाने लगे। तो एक प्रॉपर प्लानिंग से चलना पड़ता है। वैसे ही रिसर्च जब आपको कंडक्ट करना है, वो भी कई स्टेजेस का प्रोसेस है, तो उसके लिए भी एक डिज़ाइन तैयार की जाती है। तो रिसर्च डिज़ाइन एक तरह से ब्लूप्रिंट होता है आपके रिसर्च का, एक नक्शा होता है आपके रिसर्च का कि आपका रिसर्च कैसे कंडक्ट किया जाएगा, क्या चीज़ें उसमें लगेंगी, कैसे प्रतिभागियों का चुनाव होगा, क्या क्वेश्चनर्स या और मेजर्स आप उसमें इस्तेमाल करेंगे, डाटा कलेक्शन कैसे होगा, और ये सारी चीज़ें। रिसर्च डिज़ाइंस कई स्वरूपों में आ सकती है। न सिर्फ इसमें एक्सपेरिमेंट्स शामिल होते हैं, बल्कि क्वासी एक्सपेरिमेंट्स या ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइंस, सर्वे, फोकस ग्रुप, इंटरव्यू, कई तरह की और चीज़ें शामिल होती हैं। पर इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से शुरू करेंगे। एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की सबसे मुख्य बात होती है कि वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखता है। किसी भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ये ध्येय होता है, ये उसका गोल होता है, एम होता है कि वो एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित कर सके दो चरों के या दो वेरिएबल्स के बीच में। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप यानी कारण और प्रभाव का संबंध। यहाँ इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि अगर दो वेरिएबल्स यानी दो चर आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक कारक होगा और दूसरा प्रभाव। ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है कि इन दो चीजों के बीच में संबंध मिला हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक समूह लेते हैं बच्चों का, जो कि 6 से 12 साल तक के बच्चे उस ग्रुप में हैं। अब आपने उनका वजन का माप लिया और उनकी गणित की क्षमता कैसी है, मैथ्स की एबिलिटी कैसी है, इसका भी आपने स्कोर लिया। अब आपने इन दोनों के बीच में संबंध दिखा और आपको ये संबंध मिला कि जैसे जैसे बच्चे का वजन बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी मैथ्स की क्षमता भी बढ़ती है। अब यहाँ पर ये मान लेना कि वजन एक कारक है और उसका प्रभाव पड़ रहा है ये कि मैथ्स की क्षमता व्यक्ति की बढ़ रही है, तो शायद ये संबंध बहुत सही नहीं है। यहाँ पर कारण कोई तीसरा है, उम्र, क्योंकि उम्र के साथ साथ वजन भी बढ़ता है और उम्र के साथ साथ गणित की क्षमता भी बढ़ती है। तो यहाँ पर संबंध तो था वजन और गणित की क्षमता में, लेकिन ये मान लेना कि अगर संबंध है तो इसका मतलब कि एक कारक होगा, दूसरा प्रभाव होगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए एक प्रयोग या एक्सपेरिमेंट में, जिसे हम अक्सर ट्रू एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, इसमें प्रयास किया जाता है कि हम एक कारक और प्रभाव का संबंध दो चीजों के बीच में स्थापित करें, और इस तरह कि हम कह सके निश्चित तौर पर कि एक वेरिएबल जो है, जो कारक है, उसके प्रभाव के तौर पे ही दूसरे वेरिएबल में या दूसरे चर में परिवर्तन हो रहा है, और इसमें किसी तीसरे फैक्टर का, किसी और परिस्थिति का या किसी और प्रकार के कारक या चर का कोई रोल नहीं है। एक कारक और प्रभाव का संबंध स्थापित कर पाने के लिए एक प्रयोगात्मक शोध में 4 मुख्य चीजें शामिल होती हैं। पहला, मैनिपुलेशन। जो शोधकर्ता होते हैं वो किसी एक चर में बदलाव करते हैं, उसकी वैल्यू में बदलाव करते हैं, जिससे दो या उससे अधिक
सिचुएशंस या वैल्यूज पैदा हों, जिन्हें हम ट्रीटमेंट कंडीशन भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें देखना हो कि तापमान का आपकी पढ़ाई की एकाग्रता पे क्या असर पड़ता है, तो तापमान को हम कारक की तरह देखना चाह रहे हैं कि क्या ये एक कारक है, क्या इससे आपकी पढ़ाई की एकाग्रता प्रभावित होती है। तो इसमें जो शोधकर्ता होगा वो तापमान में मैनिपुलेशन करेगा, यानी उसमें परिवर्तन करेगा, फेरबदल करेगा, इस तरह से कम दो या उससे अधिक स्थितियां बने, यानी टेम्परेचर की वो दो या उससे अधिक वैल्यूज लेगा। जैसे मान लीजिए 20 डिग्री लिया, 25 डिग्री लिया और 30 डिग्री लिया। यहाँ पे 3 तरह की वैल्यूज हमने ली। इसको हम 3 ट्रीटमेंट कंडीशन भी कह सकते हैं। अगर 2 लेता सिर्फ मान लीजिए 10 डिग्री और 20 डिग्री, तो हम कहते हैं कि यहाँ 2 ट्रीटमेंट कंडीशन है। तो जितने स्तर या चरण या लेवल्स हम लेते हैं किसी एक वेरिएबल के जिसमें हम परिवर्तन कर रहे हैं, हम उन चरणों या लेवल्स को ट्रीटमेंट कंडीशंस भी कह सकते हैं। तो पहला चीज जो मुख्य है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वो है मैनिपुलेशन, यानी परिवर्तन करना किसी एक वेरिएबल में। दूसरा मेजरमेंट, जो सेकेंड वेरिएबल है जिसे हम देखना चाह रहे हैं कि क्या वो प्रभाव है उस कारक का, क्या कारक में परिवर्तन करने से उस दूसरे चर पर प्रभाव पड़ रहा है या नहीं, यानी दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित चर है या नहीं। ये समझने के लिए हम मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं कि जब हमने पहले वेरिएबल में मैनिपुलेशन किया, उसके 2 या उससे अधिक ट्रीटमेंट कंडीशंस बनाए, तो हर ट्रीटमेंट कंडीशन में दूसरे वेरिएबल का क्या स्कोर आ रहा है, इसका हम मापन करते हैं। तीसरी बात आती है कंपैरिजन की, तुलना। तो अलग अलग ट्रीटमेंट कंडीशन में क्या स्कोर जो हमने मापन किया है उसमें अंतर आ रहा है या नहीं। जैसे मान लीजिए अगर हमने तापमान का 2 वैल्यू लिया था, 10 और 20 डिग्री, ये 2 ट्रीटमेंट कंडीशन हो गए, तो हम इसका प्रभाव किस पर देखना चाह रहे हैं, आपकी पढ़ाई में एकाग्रता कितनी है इस पर। तो पढ़ाई में एकाग्रता का हम कुछ स्कोर निकालेंगे, इसका मेजरमेंट या मापन करेंगे दोनों कंडीशन में। पहली ट्रीटमेंट कंडीशन में भी जहां 10 डिग्री टेम्परेचर है और दूसरी ट्रीटमेंट कंडीशन में भी जहां 20 डिग्री टेम्परेचर में आप पढ़ाई कर रहे हैं। और फिर तीसरा स्टेप क्या आएगा, कंपैरिजन, तुलना करेंगे कि पहले वाले केस में आपकी पढ़ाई का एकाग्रता का स्कोर कितना है और दूसरी कंडीशन में 20 डिग्री में आपकी पढ़ाई की एकाग्रता का स्कोर कितना आ रहा है। अगर इसमें अच्छा डिफरेंस दिखाई देगा इन दोनों कंडीशंस में, तो हम फिर कह पाएंगे कि हमने जो मैनिपुलेशन किया, जो परिवर्तन किया स्वतंत्र चर में या एक वेरिएबल में, उसका प्रभाव दिख रहा है एकाग्रता पर। यानी हम कह पाएंगे कि टेम्परेचर का, तापमान का प्रभाव एकाग्रता पर पड़ता है, क्योंकि हमने जब टेम्परेचर में परिवर्तन किया तो एकाग्रता में भी परिवर्तन दिखा, स्कोर्स अलग अलग आए। तो ये तीसरा चीज हुआ ट्रीटमेंट। और चौथी बात आती है कंट्रोल, नियंत्रण। ये जो आप अध्ययन कर रहे हैं कि तापमान का असर आप देख रहे हैं पढ़ाई की एकाग्रता पर, क्या सिर्फ तापमान का असर पड़ेगा पढ़ाई की एकाग्रता पर, कई और चीजों का पड़ सकता है। कई और चीजें, जैसे आपको भूख तो नहीं लगी है, आपका पेट ठीक ठाक भरा हुआ है कि नहीं, आपको नींद तो नहीं आ रही है, इससे भी आपकी एकाग्रता प्रभावित होगी। आप हेल्दी हैं कि नहीं, अगर आप बीमार हैं तो भी आप पढ़ाई में मन लगा के नहीं कर पाएंगे पढ़ाई अपनी। तो कई और कारक हैं जो इस संबंध को प्रभावित करते हैं। अगर ये सारी चीजें भी प्रभावित करने लग गई आपकी एकाग्रता को, तो आप कैसे जानेंगे कि सिर्फ तापमान का असर आ रहा है, जो स्कोर में अंतर आ रहा है उस पर, या और भी कई चीजों का असर आ रहा है। जैसे मान लीजिए ट्रीटमेंट ए में जब आपने मेजरमेंट किया 10 डिग्री पर, बच्चों को पढ़ाई करा के उनका स्कोर निकाला, तो पता चला कि सब बच्चे अच्छे से रात में सोकर सुबह सुबह एक्सपेरिमेंट करने आ गए थे, नींद सबकी पूरी थी, सब तरोताजा महसूस कर रहे थे और एकदम एकाग्रता से पढ़ाई कर रहे थे। और दूसरा जब आपने मापन किया 20 डिग्री वाले कंडीशन में, तब जिस समय बच्चों को बुलाया था वो सब स्कूल से थके हारे लौटे थे और फिर तुरंत आपने एक्सपेरिमेंट में बुला दिया और फिर पढ़ाई करने के लिए बोला। जाहिर सी बात है स्कोर तो कम आएगा, क्योंकि वो थके हुए हैं, चिड़चिड़ाए हुए हैं, दिन भर की थकान है, उनको फ्रेश नहीं फील कर रहे हैं, दिन भर से पढ़ाई ही कर रहे थे, फिर और पढ़ाई अभी करनी है, तो एकाग्रता का स्कोर खराब आएगा।
तो क्या आप यहाँ ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 10 डिग्री में बच्चे ज़्यादा एकाग्रता से पढ़ाई करते हैं और टेम्परेचर बढ़ने से एकाग्रता में कमी हो जाती है? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कई और कारक हैं जिन्होंने इस संबंध को प्रभावित कर दिया। तो इसलिए ऐसे कारकों को हमें नियंत्रित करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जब हम ये देखना चाहते हैं कि कारक और प्रभाव का संबंध दो चीजों के बीच में है या नहीं, तो कोई भी और तीसरी, चौथी, पांचवी चीज जो उस संबंध को प्रभावित करे, उस पर असर डाले, उसके प्रभाव को हमें नियंत्रित करना होता है। और नियंत्रण करने के कई तरीके हैं जो हम आगे देखेंगे। इस फिगर में भी आप देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया हुआ है कि एक वेरिएबल को आप जब मैनिपुलेट करते हैं और मान लीजिए आपने दो कंडीशन बना दी उसकी, तो इनको दो ट्रीटमेंट्स या दो ट्रीटमेंट कंडीशन कहा जाता है। यहाँ पर ट्रीटमेंट ए और ट्रीटमेंट बी दो सिचुएशन दिखा दी गई। अब आप ट्रीटमेंट ए में भी स्कोर्स निकालेंगे, जो भी आपका आश्रित चर होगा उसका, और ट्रीटमेंट बी में भी आप स्कोर्स निकालेंगे और देखेंगे कि उनके बीच में अंतर है कि नहीं, कंपैरिजन करेंगे। और ये करने के दौरान आपको बाकी चीज़ों, जो भी वैसे वेरिएबल्स हैं, वैसे चर हैं जो इस संबंध को प्रभावित कर सकते हैं, उसके प्रभाव को कंट्रोल करना है। इसलिए बॉक्स में बना के दिखाया गया, देखिए बाहर से एरो दिखा रहा है कि अदर वेरिएबल्स जो हैं उसको प्रभावित करना चाह रहे हैं, बाकी वेरिएबल्स प्रभावित करना चाह रहे हैं, पर हम उन्हें नियंत्रित करते हैं, रोकते हैं कि हमारे प्रयोग में ये अपना प्रभाव न डालने पाए, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ दो चरों के बीच के संबंध को देख पाए कि क्या एक कारक है और दूसरा उसका प्रभाव है या नहीं। एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ये जो चार पहलू हमने देखे, मैनिपुलेशन, मेजरमेंट, कंपैरिजन और कंट्रोल, इनको समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। सियाल्डिनी, रेनो और कॉलग्रेन ने 1990 में एक अध्ययन किया था, जिसमें वो देखना चाहते थे अपने इस प्रयोग में, अपने इस एक्सपेरिमेंट में, कि क्या सामाजिक आदर्श या सामाजिक नियम व्यक्तियों के गंदगी मचाने या कूड़ा कचरा फैलाने के व्यवहार को प्रभावित करते हैं या नहीं। इसके लिए इन्होंने दो ट्रीटमेंट कंडीशंस बनाई। एक पार्किंग गराज बनाया, जिसमें एक कंडीशन ये थी कि एक में पार्किंग गराज की जो जमीन थी, जो फ्लोर था, वो काफी साफ सुथरा था, और दूसरे में ऐसा पार्किंग गराज बनाया जहां पे जो जमीन थी वो काफी कूड़ा कचरा वहां पर पहले से फेंका हुआ था। तो ये दो कंडीशंस उन्होंने बना दी, एक क्लीन गराज और एक गंदगी से भरा हुआ गराज। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैनिपुलेट किया वेरिएबल को। वेरिएबल क्या था, सफाई का स्तर, एक चीज एकदम साफ है, दूसरी गंदी है, तो इन्होंने वेरिएबल को मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेशन वाला स्टेज यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये शोधकर्ता देखना चाहते थे कि सामाजिक नियमों या आदर्शों का कैसे प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के गंदगी करने के व्यवहार पर, इसलिए इन्होंने सामाजिक नियम या आदर्शों के ही दो कैटेगरीज बनाई। एक कैटेगरी जहाँ पे गराज साफ सुथरा था, यानी वहां पर नियम ये है, सामाजिक नियम ये है कि यहाँ पे साफ सफाई रखनी है, और दूसरी तरफ जहाँ पे गंदगी थी, यानी यहाँ तो सब लोग गंदगी कर रहे हैं, तो ये चलता है, यहाँ पर नियम और है। तो ये दो सिचुएशन इन्होंने बनाई और फिर देखा कि नए लोग जो आते हैं वहां पर, क्या वो गंदगी करते हैं किसी परिस्थिति में और दूसरे में नहीं करते हैं, ये देखने की इन्होंने कोशिश की। तो इन्होंने क्या किया कि जो लोगों की कारें वहां पर गैराज में पहले से पड़ी हुई थी, उस पर एक नोटिस लगा दिया, जो विंडशील्ड साइड का वाइपर होता है, उस पर एक नोटिस लगा दिया जिसमें लिखा था, दिस इज ऑटोमोबाइल सेफ्टी वीक, प्लीज ड्राइव केयरफुली, कि ये जो है ये यातायात सुरक्षा हफ्ता या सप्ताह चल रहा है, इसलिए काफी ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाएं। ऐसे करके एक नोटिस उन्होंने कागज में करके लगा दी। इन्होंने ध्यान रखा कि नोटिस इतनी बड़ी हो कि उसको हटाए बिना इंसान गाड़ी न चला सके, क्योंकि ड्राइवर के साइड वो नोटिस है और बड़ी रहेगी तो रास्ता ब्लॉक करेगा, दिखेगा नहीं व्यक्ति को सामने। तो इन्होंने ये सुनिश्चित किया कि बड़ी साइज की नोटिस ही लगाए, और इन्होंने यही चीज की। और फिर ये देखना चाहते थे, और वहां पे उस एरिया में, गराज में, दोनों ही केस में इन्होंने कोई भी डस्टबिन या कोई ऐसी जगह नहीं रखी जहां पर कोई गंदगी फेंक सके, कूड़ा फेंक सके। अब ये देखना चाहते थे कि क्या होता है, जहां सफाई वाली सिचुएशन है वहां लोग आते हैं तो क्या उस नोटिस को निकालकर ऐसे जमीन पर फेंक देते हैं,
और दूसरी सिचुएशन जहां पहले से गंदगी मची हुई है जमीन पर, वहां पर क्या वो निकालते हैं नोटिस और वहीं फेंक देते हैं, या अपने पास रख के ले जाते हैं और किसी डस्टबिन में डालते हैं बाहर जाकर। ये देखना चाहते थे ये लोग कि इनका व्यवहार गंदगी करने का कैसे प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर ये बता दें कि इन्होंने जो पार्किंग गराज बनाया था अपने अध्ययन के लिए, ये एक ही गराज था। ऐसा नहीं था कि दो गराज था, एक हमेशा साफ और एक हमेशा गंदगी से भरा हुआ। एक ही गराज था, इसी में ये दोनों ट्रीटमेंट कंडीशंस या दोनों परिस्थितियां समय समय पर क्रिएट करते थे। तो अब इन्होंने पहला वेरिएबल तो मैनिपुलेट कर लिया कि सफाई रखना या गंदगी करना। अब दूसरा स्टेज क्या आता है कि इनको मेजरमेंट करना है। मेजरमेंट किस चीज का करना है? जिस चीज पर हम प्रभाव देखना चाहते थे, यानी लोगों का गंदगी करने का व्यवहार। तो इस पे हमें मेजरमेंट करना है। तो इन रिसर्चर्स ने फिर देखा कि किन परिस्थितियों में लोग गंदगी कर रहे हैं और किस में नहीं कर रहे हैं। इसका इन्होंने मापन किया, यानी दोनों ट्रीटमेंट कंडीशन में, सफाई वाली कंडीशन में भी और जहां पहले से गंदगी है उस परिस्थिति में भी लोगों ने कितनी गंदगी की, इसका इन्होंने मापन किया। तो दूसरा स्टेज हमारा मेजरमेंट वाला यहाँ पे देखा जा सकता है। तीसरा स्टेज आता है कंपैरिजन। तो अब दोनों ट्रीटमेंट कंडीशंस में, जहां एक केस में सफाई थी दूसरे में गंदगी थी, इसके बीच में तुलना करनी होगी कि लोगों ने किस केस में ज्यादा गंदगी की। और चौथा स्टेज कंट्रोल, यानी नियंत्रण करना बाहरी कारकों का कि वो इस संबंध को प्रभावित न कर पाए। अब देखिए कुछ मुख्य बाहरी कारक जो प्रभावित कर सकते थे व्यवहार को, वो क्या हो सकते थे? एक तो अगर वहां पर डस्टबिन होता तो लोग शायद उस डस्टबिन में गंदगी करते, तो इसलिए डस्टबिन हटा दी गई थी, डस्टबिन नहीं रखी गई थी। दूसरा चीज कि परिस्थितियां समान रहें दोनों कंडीशंस में, इसका प्रयास किया गया था। इसके लिए इन्होंने उसी गराज को क्योंकि इस्तेमाल किया था, तो हर 2 घंटे पे ये परिस्थिति बदलते थे। पहले 2 घंटे मान लीजिए कि सफाई है, तो 2 घंटे बाद फिर उसी जगह को गंदा करके फिर 2 घंटे तक देखते थे कि लोग क्या कर रहे हैं। फिर 2 घंटे बाद फिर साफ सफाई वहां पर कर दी और फिर देखा कि लोग अब कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो एक ही गराज में अध्ययन करने से फायदा ये हुआ कि किसी और कारक का प्रभाव नहीं पड़ा कि गराज कैसा था, कहाँ था, उसकी डिजाइन कैसी थी, कैसे लोग थे, किसी और चीज का प्रभाव नहीं पड़ा। हर चीज समान थी, बस एक ही परिस्थिति बार बार बदली जा रही थी, सफाई या गंदगी। और ये अध्ययन एक दिन नहीं कई दिन चला था और हर दिन किस सिचुएशन से शुरू किया जाएगा, सफाई वाली सिचुएशन से या गंदगी वाली सिचुएशन से, ये रैंडमली चुनाव किया जाता था और उसके बाद फिर हर 2 घंटे पे ऑल्टरनेट कर करके ये लोग अध्ययन करते थे। अध्ययन का परिणाम ये मिला कि वैसी परिस्थिति जहां पर पहले से गंदगी थी वहां लोगों ने ज्यादा गंदगी की, क्योंकि उन्हें लगा कि पहले से ही जगह गंदी है, लोगों ने कचरा फेंका हुआ है यहाँ पर, तो हम भी फेंक सकते हैं। और जो साफ वाला गराज था उस परिस्थिति में कम लोगों ने गंदगी की। तो यहां पर हमें इस अध्ययन में कारक और प्रभाव का संबंध दिखाई देता है कि सामाजिक नियम या आदर्श क्या है किसी परिस्थिति में, उसके हिसाब से व्यक्ति गंदगी करता है चाहे नहीं करता है। तो इस एग्जाम्पल में आपने वो चारों स्टेजेस देखे जो एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होते हैं: मैनिपुलेशन, मेजरमेंट, कंपैरिजन और कंट्रोल। इससे पहले कि हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में आगे जाने, आइए इसकी पहले शब्दावली समझ लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मुख्य गोल होता है कि हम एक कारक और प्रभाव का संबंध किन्हीं 2 चरों के बीच में स्थापित कर पाए। ये कर पाने के लिए एक प्रयोग या एक्सपेरिमेंट जो होता है वो एक चर में बदलाव करता है और उसका प्रभाव दूसरे चर पर मापता है, और बाकी चर जो इस संबंध को प्रभावित कर सकते हैं उनको नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है। एक एक्सपेरिमेंट ये दिखाना चाहता है कि एक वेरिएबल या चर में जब परिवर्तन किया जाता है तो उसका सीधा प्रभाव दूसरे वेरिएबल पे, सेकेंड वेरिएबल पे पड़ता है और उसमें परिवर्तन दिखाई देता है। एक एक्सपेरिमेंट में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर उस वेरिएबल को कहते हैं जिसमें शोधकर्ता बदलाव कर रहा है या मैनिपुलेशन कर रहा है। जो मैनिपुलेशन कर रहा है शोधकर्ता, मैनिपुलेशन का मतलब क्या होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर के 2 या उससे अधिक वैल्यूज लिए जाते हैं। कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, वरना कंपैरिजन या तुलना नहीं हो पाएगी।
दो या उससे अधिक कंडीशंस जो हम ये बनाते हैं उसे ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट कंडीशंस भी कहा जाता है। इसे लेवल्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं। ट्रीटमेंट कंडीशन किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर का कोई एक वैल्यू होता है, कोई स्पेसिफिक विशिष्ट वैल्यू होती है। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल देखा गराज वाला, उसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था कि सोशल नॉर्म क्या है, और उसके दो लेवल्स थे या दो ट्रीटमेंट्स थे, एक जहां पे साफ गराज था, एक जहां पर गंदा गराज था। दो कंडीशंस थे। ऐसे ही हमने थोड़ी देर पहले जो टेम्परेचर वाला एग्जांपल लिया था, उसमें अगर हम 10 डिग्री और 20 डिग्री वाला केस ले रहे हैं तो ये दो लेवल्स कहे जाएंगे स्वतंत्र चर के, या दो ट्रीटमेंट कंडीशंस कही जाएंगी। अगर हम यहीं पे तीन वैल्यूज लेते 10, 20, 30 डिग्री, तो ये तीन लेवल्स या तीन ट्रीटमेंट कंडीशंस कहे जाते हैं। और जिस चीज पर हम प्रभाव देखते हैं इस मैनिपुलेशन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित चर। आश्रित क्यों? क्योंकि उस पर स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ता है, उस पर वो आश्रित है। स्वतंत्र चर में जैसे फेरबदल की जाएगी वैसे ही प्रभाव आश्रित चर पर दिखाई देगा। आश्रित चर में जो परिवर्तन दिखता है उसी का हम मापन करते हैं। अलग अलग ट्रीटमेंट कंडीशंस में यानी अलग अलग लेवल्स में स्वतंत्र चर के अलग अलग वैल्यूज आएंगी डिपेंडेंट वेरिएबल की, आश्रित चर की, ऐसी अपेक्षा की जाती है। और इसी का हम मापन करके फिर तुलना करते हैं अलग अलग कंडीशंस में कि अंतर देखने में आ रहा है या नहीं। और इन दो वेरिएबल्स के अलावा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट यानी स्वतंत्र और आश्रित, इन दो चरों के अलावा जो भी कोई और चर हैं जो हमारे एक्सपेरिमेंट में, हमारे प्रयोग में प्रभाव डाल सकते हैं नतीजों पर, या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव डाल सकते हैं, इन सभी को कहा जाता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। अभी हमने जो गराज वाला एग्जाम्पल देखा उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल था कि कितनी गंदगी है गराज की जमीन पर, और इसके दो लेवल्स या ट्रीटमेंट कंडीशंस थी। एक कंडीशन जिसमें गराज साफ है, दूसरा जिसमें गराज में काफी गंदगी है। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? लोगों का गंदगी करने का व्यवहार, जिसका हमने मापन किया कि दोनों ही ट्रीटमेंट कंडीशंस में लोग कितनी गंदगी करते हैं। यानी जो विंडशील्ड पे कागज रखा था उसे हटाकर क्या वहीं जमीन पर फेंक देते हैं या अपने पास रख लेते हैं बाहर जाकर किसी डस्टबिन में डालने के लिए, क्योंकि गराज में कोई डस्टबिन नहीं रखा गया था। तो ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसके अलावा जो भी और अन्य वेरिएबल्स होंगे जो कि प्रभावित कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को, इस संबंध को, वो हो सकते हैं, मान लीजिए जो प्रयोज्य हैं यानी जो कार चलाने वाले लोग हैं, उनकी उम्र क्या है, इससे प्रभाव पड़ सकता है। उनका जेंडर क्या है, उससे प्रभाव पड़ सकता है। पर्सनैलिटी से प्रभाव पड़ सकता है। मौसम कैसा है, तापमान कैसा है, कई चीजों से प्रभाव पड़ सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर कोई यंग पर्सन होगा तो शायद वो वहीं पर उठाकर कागज फेंक दे, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई उम्र दराज व्यक्ति होगा तो शायद वो ज्यादा गंभीर होगा और सोचेगा कि नहीं, मुझे यहाँ गंदगी नहीं करनी चाहिए, मैं इस कागज को रख लूं और बाहर जाके डस्टबिन में डालूं। तो यहाँ उम्र का फर्क पड़ा। जेंडर का फर्क पड़ सकता है। मान लीजिए जो महिलाएं हों या पुरुष हों, हो सकता है एक जेंडर के लोग सोचें कि नहीं फेंको यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे सोचे कि नहीं, हमें सफाई बरतनी चाहिए, कहीं और जाकर हम डस्टबिन में डालेंगे। फिर एनवायरमेंट में जो वेरिएबल्स हैं उसका प्रभाव पड़ सकता है। मान लीजिए तापमान का, अगर तापमान ज्यादा है, गर्मी का मौसम है, और आप आए और देखा कि अरे किसने कागज लगा दिया मेरे कार पर, आपको क्रोध आ गया, उठाकर वहीं फाड़ कर फेंक दिया गुस्से में, क्योंकि इतनी गर्मी है, आप बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं। वहीं अगर ठंड का मौसम हो तो हो सकता है कि ऐसा ना दिखने में आता। तो कई सारे और फैक्टर्स जो प्रभावित कर सकते हैं इस कारक और प्रभाव के संबंध को जो आप अध्ययन करना चाह रहे हैं, कि सारे फैक्टर्स एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स के अंतर्गत आते हैं। यहाँ जैसे आप पिक्चर में एग्जांपल भी देख पा रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई अध्ययन कर रहा है, कोई प्रयोग कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर है कैफीन या कॉफी की मात्रा आप कितनी ले रहे हैं, और देखना चाह रहा है कि क्या ये प्रभाव डालता है आश्रित चर पर, डिपेंडेंट वेरिएबल पर, जो है नंबर ऑफ वर्ड्स रिकॉल्ड।
यानी आप कितने शब्द याद कर पा रहे हैं, दोबारा दोहरा पा रहे हैं। यानी इससे समझ में आ रहा है कि पहले सभी प्रयोज्यों को कुछ एक लिस्ट दी गई होगी शब्दों को याद करने की, और उसके बाद सबको कॉफी पीने के लिए दी गई अलग अलग मात्रा में, ताकि अलग अलग मात्रा में कैफीन जाए सबके शरीर में। यानी 2 या उससे अधिक ट्रीटमेंट कंडीशंस बनाई गई होंगी कि एक में मान लीजिए 10 मिलीग्राम कैफीन एक ग्रुप पिए, दूसरा 20 मिलीग्राम पिए, तीसरा 30 मिलीग्राम पिए मान लीजिए। तो 3 ट्रीटमेंट कंडीशंस बनाई गई होंगी, और कॉफी पीने के बाद कुछ समय बाद फिर उनसे बोला गया होगा कि अब आपने जो लिस्ट याद की थी शब्दों की, जरा बताइए क्या क्या शब्द थे। तो यहाँ पर जो शोधकर्ता है वो देखना चाह रहा है कि कैफीन की मात्रा में परिवर्तन करने से क्या उसका प्रभाव इस पर दिखता है कि लोग कितने शब्द याद करके दोहरा पाते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैफीन हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया कितने शब्द दोहराए गए, और अदर वेरिएबल्स जिनको एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, जो इस संबंध को प्रभावित कर सकते हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल पर असर डाल सकते हैं, इन्हें हमें नियंत्रित करना होगा, कंट्रोल करना होगा। जैसे कैफीन के लिए क्या हमने लोगों को चाय पीने के लिए दी या कॉफी? कोई एक ही चीज दे तो ठीक है, किसी को चाय दिया किसी को कॉफी दिया तो उससे भी प्रभाव पड़ेगा। क्या समय हो रहा है दिन का, इससे भी प्रभाव पड़ेगा। सुबह सुबह कोई कॉफी पिए तो शायद ज्यादा अलर्ट महसूस करेगा, दोपहर में पिए तो शायद उतना अलर्ट नहीं महसूस करेगा। नॉइस, शोर शराबा तो नहीं हो रहा है एनवायरनमेंट में, उससे भी फर्क पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं जो अपना प्रभाव डाल सकती हैं, और इसलिए हमें उन्हें नियंत्रित करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने इनके प्रभाव को नियंत्रित नहीं किया तो हम निश्चित तौर पे ये नहीं कह पाएंगे कि कैफीन की मात्रा में परिवर्तन करने से या स्वतंत्र चर की मात्रा में परिवर्तन करने से ही डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित चर में अंतर आया है। फिर कोई ये भी कह सकता है कि नहीं, एक ग्रुप को आपने सुबह में टेस्ट किया था, एक को शाम में टेस्ट किया था, तो अलग अलग समय हो रहा था दिन का, उससे प्रभाव पड़ा है। कोई कह सकता है कि नहीं, एक ग्रुप को जिसको आपने ज्यादा कैफीन पिलाई थी उसको आपने जब टेस्ट किया तो बहुत शांति थी, इसलिए उनका अच्छा स्कोर हो गया, कैफीन उफीन का कोई फर्क नहीं पड़ा है। और जिसको कम कैफीन आपने दी थी वहां एकदम शोर शराबा थोड़ा था माहौल में, उसकी वजह से उन्हें दिक्कत आई, वो वर्ड्स नहीं याद कर पाए। तो ये सारे अलग फैक्टर्स जो होते हैं जिन्हें हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कहते हैं, इनके प्रभाव को हम इसीलिए नियंत्रित करते हैं क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ये हमारे रिजल्ट के लिए एक ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन बन जाते हैं। कोई भी कह सकता है कि नहीं, ये कारक नहीं था, कोई और फैक्टर था जिसकी वजह से ये डिफरेंस देखने में आया है दो कंडीशंस में। इन अलग अलग प्रकार के वेरिएबल्स को समझने के लिए आइए फिर से एक नया एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और बाकी वेरिएबल्स को कंट्रोल करेंगे आपके एक्सपेरिमेंट में। मान लीजिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका ये है कि पौधे को कितना पानी दिया जाए, और डिपेंडेंट वेरिएबल ये है कि अलग उसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं प्लांट की ग्रोथ पर, या उस प्लांट जो आपका है वो कितना बढ़ता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है पानी की मात्रा, तो आपको पानी की मात्रा में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप दो परिस्थितियां लें, एक में रोज प्लांट में आप थोड़ा अमाउंट डाल रहे हैं पानी का, दूसरी परिस्थिति में उससे ज्यादा अमाउंट डाल रहे हैं, और इसका प्रभाव आप देखना चाहते हैं दोनों प्लांट्स की ग्रोथ पर कि प्लांट कौन सा कितना बढ़ रहा है। मान लीजिए आपने देखा कि दोनों प्लांट के ग्रोथ में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल बराबर है, तो आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि नहीं, पानी की मात्रा और पेड़ के बढ़ने में कारक प्रभाव का संबंध नहीं है, क्योंकि पानी कम डालो या ज्यादा पेड़ उतना ही बढ़ता है। पर अगर मान लीजिए आपको अंतर दिखा तो आप उस तरह से समझाएंगे कि हाँ, पानी अगर ज्यादा डाला जाए तो पेड़ ज्यादा बढ़ता है। लेकिन ये आप तभी कह पाएंगे जब बाकी चीजें नियंत्रित हों, बाकी चीजें जो आप नहीं चाहते कि इस दौरान बदलें। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो पौधों में एक में आप खाद भी डाल रहे हैं और एक में नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा किया और जिसमें खाद डाला है वो पेड़ बढ़ा, तो क्या आप कह पाएंगे कि ये पानी की मात्रा में बदलने से हुआ है या खाद की मात्रा की वजह से हुआ है? तो आपको ये परिस्थितियां कंट्रोल करनी पड़ेंगी, या तो आप खाद नहीं डालें या दोनों में बराबर और सेम खाद डालें। तो बराबरी अगर हो पाएगी इन सब चीजों में तो आप फिर कह सकते हैं कि हाँ, एक ही चीज में परिवर्तन हुआ था, वो था पानी की मात्रा, और उसी का प्रभाव दिखा होगा। तो इसलिए हमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स पे कंट्रोल करना पड़ता है, नियंत्रण करना पड़ता है। अब जैसे नीचे यहाँ तस्वीर में आप देख पा रहे हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कितने अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं।
इंडिपेंडेंट आपका वेरिएबल है पानी की मात्रा, डिपेंडेंट वेरिएबल है पेड़ कितना बढ़ता है, पौधा कितना बढ़ता है। और एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कई सारी और चीजें हो सकती हैं जो इस संबंध को प्रभावित कर सकती हैं। आप खाद कितना डाल रहे हैं, मिट्टी की उर्वरता कितनी है, कितना अच्छी मिट्टी है, फर्टाइल है कि नहीं है, पर्यावरण कैसा है यानी टेम्परेचर कैसा है, सीड जो है, जो बीज आपने रोपा है जिसका वो पौधा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, इन सारी चीजों का प्रभाव पड़ेगा। और इन चीजों को अगर हम नियंत्रित कर लें या इसमें फेरबदल नहीं होने दें, सिर्फ एक ही चीज में फेरबदल हो जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम फिर कह पाएंगे कि हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही वो कारक है जिसका प्रभाव हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित चर पर पड़ रहा है। राइट साइड में आप जो तस्वीर देख रहे हैं वहां पे फिर से ये समझाया गया है इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कंट्रोल वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लीजिए आपका एक अध्ययन में है कि हम किस प्रकार का लिक्विड पेड़ में डाल रहे हैं। अब एक के केस में आप जो है कोका कोला डाल रहे हैं, एक में जूस डाल रहे हैं और तीसरे पौधे में आप पानी डाल रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लिक्विड का प्रकार और इसके 3 लेवल्स हैं, 3 टाइप्स हैं। क्या? कोक, जूस और पानी। अब इसका प्रभाव आप किस पर देखना चाह रहे हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल पर, जो कि है पेड़ की हाइट, पेड़ कितना बढ़ता है। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो तीनों ही कंडीशंस में ए, बी और सी में हम पेड़ की लंबाई, उसकी ऊंचाई, उसकी हाइट का मापन करेंगे। और तीसरा चीज जो हमें कंट्रोल करना होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं, जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं, वो हो सकता है कि कौन सा पौधा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तीनों पौधे समान होने चाहिए। अगर अलग अलग हुए तो आप कैसे कह पाएंगे, अगर आपको हाइट में अंतर दिखा भी तो आप कैसे कह पाएंगे कि हाँ, इस लिक्विड से हाइट बढ़ती है पौधे की? नहीं कह पाएंगे, क्योंकि पता चला एक मनी प्लांट का पौधा है, दूसरा कैक्टस का है और तीसरा किसी तीसरी चीज का है। हो सकता है ये पौधे का अपना गुण हो कि वो कितना बढ़ता है या नहीं। तो ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गया, इसे हमें नियंत्रित करना होगा। नियंत्रित करने का मतलब या तो ये रहे ही नहीं या समान रहे तीनों परिस्थितियों में, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए जो कि एक्सप्लेन करे रिजल्ट्स को। इसी तरह से गमले का आकार कितना है, इससे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर बहुत बड़ा गमला है और पानी आप किसी में डाल रहे हैं और पता चला उसको पानी उतना मिल ही नहीं पा रहा है, इतना बड़ा गमला है, उसके लिए पर्याप्त नहीं पड़ रहा है, उससे भी फर्क पड़ सकता है। आप लिक्विड का कितना अमाउंट डाल रहे हैं, इससे भी फर्क पड़ेगा। पता चला एक लिक्विड आप ज्यादा डाल रहे हैं, एक कम डाल रहे हैं, उससे भी फर्क पड़ेगा, इसलिए वो भी समान होना चाहिए। मिट्टी किस प्रकार की है, उससे फर्क पड़ेगा। पता चला कि तीनों ही लिक्विड में ऐसे तो कोई अंतर नहीं आता, पर एक लिक्विड में आपको दिख रहा है कि अच्छा, जूस डालने में पेड़ सबसे तेजी से बढ़ रहा है, पर पता चला कि उसका कारण क्या है, क्योंकि उसमें काफी खाद वाली मिट्टी डाली गई है, बाकी दोनों में ऐसे ही मिट्टी है, इसमें खाद नहीं था। तो क्या आप ये कह पाएंगे कि हाँ, जूस डालने से पेड़ बढ़ता है? नहीं। यहाँ एक और एक्सप्लेनेशन हो जाएगा रिजल्ट का कि क्या पता मिट्टी ज्यादा उर्वरक थी, उसमें ज्यादा खाद थी, इसकी वजह से ये बढ़ा होगा, न कि लिक्विड से कोई फर्क पड़ता है कि कौन सा लिक्विड डालें। तो इस तरह के वेरिएबल्स जो हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशन को प्रभावित करें, उन्हें हमें कंट्रोल करना पड़ता है। और कंट्रोल करने के, नियंत्रित करने के कई तरीके होते हैं जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक समस्या जो देखने में आती है उसे कहा जाता है थर्ड वेरिएबल प्रॉब्लम, तीसरे चर की समस्या। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जैसा अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा उद्देश्य होता है कारक और प्रभाव का संबंध स्थापित करना, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित करना। अब किसी दो चीज में अगर संबंध है तो जरूरी नहीं है कि वो कारक और प्रभाव ही हो। जैसा यहाँ पे दिखाया गया राइट साइड में, मान लीजिए कोई बच्चे कितना ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं और स्कूल में उनका प्रदर्शन कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, इन दोनों चीजों के बीच में संबंध दिखाई दे कि जो जितना ज्यादा ड्रग यूज करता है स्कूल में उसका परफॉर्मेंस उतना खराब है। लेकिन सिर्फ संबंध हो जाने से आप ये नहीं बता सकते कि कौन सी चीज किसको प्रभावित कर रही है। क्या ड्रग्स ज्यादा लेने से परफॉर्मेंस खराब हो रही है, या जिन बच्चों की परफॉर्मेंस खराब है स्कूल में वो आमतौर पर ड्रग्स ज्यादा लेते हैं? ये दिशा नहीं पता चल रही है, कौन सा इसमें कारक है, कौन प्रभाव है, ये नहीं पता चल पा रहा है।
और हो सकता है कि इन दोनों में कोई भी कारक और प्रभाव ना हो, बल्कि कोई तीसरा वेरिएबल हो, तीसरा चर हो जो इन दोनों को एक साथ प्रभावित कर रहा हो। जैसे अगर कोई बच्चे जिनके घर में समस्याएं रहती हैं, माँ बाप के बीच में नहीं बनती है, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, ये चीज हो सकता है कि दोनों चीजों को प्रभावित करती हो। ऐसे बच्चे ड्रग्स ज्यादा लेते हो और ऐसे बच्चों का स्कूल में परफॉर्मेंस भी काफी खराब होता होगा। तो यहाँ पर जो आपको ड्रग्स के इस्तेमाल और स्कूल के परफॉर्मेंस के बीच में संबंध दिखाई दे रहा है, इनमें इन दो चीजों में कारक प्रभाव का संबंध नहीं था, बल्कि कोई एक तीसरा ही वेरिएबल था जो कारक था, जो इन दोनों को प्रभावित कर रहा था, और इसलिए इन दो चीजों में संबंध दिखाई दे रहा था। इस परिस्थिति को कहते हैं थर्ड वेरिएबल प्रॉब्लम। तो जब भी हम कारक और प्रभाव का संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो थर्ड वेरिएबल प्रॉब्लम एक समस्या हो सकती है। इसीलिए हम प्रयास करते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल स्टडी में कि हम बाकी सभी फैक्टर्स को नियंत्रित या कंट्रोल कर सकें, जिससे हम कह पाएं कि हाँ, एक चीज में परिवर्तन होने से ही दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है, पर उसके बावजूद हो सकता है कोई तीसरा वेरिएबल हो जो इस संबंध को प्रभावित कर रहा हो, जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं इस एग्जाम्पल में। थर्ड वेरिएबल प्रॉब्लम को बेहतर समझने के लिए आइए एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं, एक रिसर्च का। रोनाल्ड फ्रीडमैन और उनके सहकर्मी, इन लोगों ने 1960 और 70 के दशक में एक बहुत बड़ा अध्ययन किया ताइवान नामक देश में, जहां पर ये लोगों की फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, ये देखने का प्रयास कर रहे थे। इनके अध्ययन का उद्देश्य था उन कारकों का पता करना जो ये तय करते हैं कि लोग कैसे तय करते हैं उनकी फैमिली साइज क्या होगी और क्या बर्थ कंट्रोल का तरीका इस्तेमाल करते हैं। ये शोधकर्ता अपने रिसर्च में देखना चाह रहे थे कि लोग कैसे तय करते हैं कि उनके परिवार का आकार कितना हो, यानी कितने सदस्य हो परिवार में, यानी बर्थ कंट्रोल का तरीका इस्तेमाल करने के लिए क्या कारक हैं जो इस डिसीजन को, इस निर्णय को इनके प्रभावित करते हैं। इसके लिए इन्होंने कई सारी चीजें, कई सारे वेरिएबल्स पे डाटा लिया, अध्ययन किया, और कई सारे वेरिएबल्स के बीच में एक वेरिएबल जिसके बीच में स्ट्रॉन्ग संबंध इनको दिखाई दिया, बहुत ही मजबूत संबंध दिखाई दिया, वो था कि हर घर में कितना रेडियो है। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध दिखा, बहुत मजबूत संबंध दिखा बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिसेस से, कि गर्भ निरोध का क्या तरीका इस्तेमाल लोग करते थे या नहीं करते थे। इसके बीच में बहुत मजबूत संबंध दिखाई दिया। यानी जैसे जैसे साल बीतते गए और रेडियो की संख्या बढ़ती गई किसी परिवार में, उस परिवार में गर्भ निरोध का इस्तेमाल भी ज्यादा से ज्यादा होने लगा। लेकिन भले इन दो वेरिएबल्स के बीच में बहुत ही मजबूत संबंध मिला है, क्या आप ये मानने को तैयार होंगे कि रेडियो की संख्या की वजह से व्यक्ति गर्भ निरोध का इस्तेमाल करता है? कि अगर हम किसी घर में ज्यादा रेडियो पहुंचा दें तो वहां लोग ज्यादा गर्भ निरोध का इस्तेमाल करने लगेंगे? नहीं, क्योंकि इन दो वेरिएबल्स के बीच में कॉमन सेंस से पता चलता है कि एक कारक प्रभाव का संबंध नहीं हो सकता। जाहिर है कि यहाँ पे कोई और तीसरा वेरिएबल है, कोई थर्ड फैक्टर है जो कि इन दोनों चीजों को प्रभावित कर रहा है, जो कि कुछ भी और हो सकता है, जैसे उम्र, घर की इनकम कितनी है, लोगों की पढ़ाई लिखाई का स्तर क्या है। ये सारी चीजें प्रभावित कर सकती हैं। अगर घर की इनकम अच्छी है तो जाहिर सी बात है वो लोग ज्यादा रेडियो भी खरीद सकते हैं, और जाहिर है कि वो लोग गर्भ निरोध का भी इस्तेमाल करते होंगे। अगर लोग पढ़े लिखे हैं तो भी हो सकता है कि एंटरटेनमेंट का सामान घर में ज्यादा रखेंगे तो रेडियो वगैरह चीजें होंगी और वो गर्भ निरोध का भी इस्तेमाल करेंगे। तो कोई तीसरा वेरिएबल है जो इन दोनों वेरिएबल्स में बराबर अंतर पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से इन दो वेरिएबल्स के बीच में रेडियो की संख्या और गर्भ निरोध के इस्तेमाल में काफी मजबूत संबंध दिखाई दे रहा है। पर इसी से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में अगर दो वेरिएबल्स के बीच में बहुत मजबूत संबंध दिखे भी तो ये कह देना कि एक कारक होगा दूसरा प्रभाव, ये मुश्किल है। हो सकता है कोई थर्ड वेरिएबल हो, कोई तीसरा चर हो जो इन दोनों को प्रभावित कर रहा हो। यही थर्ड वेरिएबल प्रॉब्लम जो हमने अभी इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कस की, वो यहाँ पर बताया गया है, और साथ ही दो और एग्जाम्पल्स आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप दो वेरिएबल्स का अध्ययन करते हैं, एक है
नंबर ऑफ वॉलंटियर्स, कितने वॉलंटियर्स हैं, और दूसरा है कि टोटल डैमेज कितना हुआ है किसी भी त्रासदी के बाद, किसी भी आपदा के बाद, प्राकृतिक आपदा के बाद। इन दोनों के बीच में संबंध दिख सकता है कि जितना ज्यादा डैमेज हुआ है उतना ज्यादा वॉलंटियर्स हैं या सहायता करने वाले लोग आए हैं। लेकिन हो सकता है कि इन दो चीजों के बीच में संबंध कारक प्रभाव का न हो। संबंध है लेकिन कारक प्रभाव का संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा डैमेज होने की वजह से लोग ज्यादा वॉलंटियर कर रहे हैं। हो सकता है कोई तीसरा फैक्टर हो जो प्रभावित कर रहा हो, जो कि इस केस में पता चला कि क्या है, साइज ऑफ नेचुरल डिजास्टर। जो प्राकृतिक आपदा हुई है वो कितनी भीषण है, कितनी बड़ी है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। जितनी भीषण आपदा होगी उतने ज्यादा लोग खड़े होंगे दूसरों को, जो परेशान है, जिनको झेलना पड़ा है, उनकी हेल्प करने के लिए, यानी ज्यादा वॉलंटियर्स होंगे। जितना बड़ा नेचुरल डिजास्टर होगा, जितना भीषण प्राकृतिक आपदा रही होगी, उतना ही ज्यादा डैमेज भी हुआ होगा। तो कोई तीसरा वेरिएबल है जो इन दोनों के संबंध को प्रभावित कर रहा है, इन दोनों में परिवर्तन ला रहा है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपको दो चीजों के बीच में संबंध दिखाई देता है कि आइसक्रीम की बिक्री कितनी हो रही है और लोगों पर शार्क का अटैक कितना हो रहा है, शार्क मछली जो है वो कितना अटैक कर रही है। मान लीजिए इन दो चीजों के बीच में आपको संबंध दिखा कि इन दोनों में संबंध है। जितना ज्यादा आइसक्रीम की बिक्री बढ़ती है उतना ज्यादा शार्क का अटैक आता है खबरों में सुनने में। पर क्या इन दो चीजों के बीच में संबंध हो सकता है? कॉमन सेंस से ही पता चलता है कि नहीं होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई तीसरा वेरिएबल है जो इसको प्रभावित कर रहा है। वो है टेम्परेचर, तापमान। तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा आइसक्रीम की बिक्री भी बढ़ेगी, और तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे शार्क का अटैक भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शार्क भी जानवर है, गर्मी से वो भी परेशान होती हैं और वो फिर अटैक करना शुरू कर देती हैं। हो सकता है इंसानों पर जो कि बीचेस पे जा रहे हो, समुद्र के किनारे जा रहे हो, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, वो लोग भी ज्यादा मात्रा में जा रहे हैं, ज्यादा संख्या में जा रहे हैं बीच पे। तो अटैक की भी खबरें ज्यादा आ रही हैं कि शार्क ने अटैक कर दिया लोगों पर। तो यहाँ पे भी कोई तीसरा फैक्टर है, कोई तीसरा कारक है जो कि इन दोनों के संबंध को प्रभावित कर रहा है। एक और समस्या आ जाती है जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध देखना चाह रहे हैं, और वो होता है डायरेक्शनैलिटी प्रॉब्लम, यानी दिशा का पता करना कि किस दिशा में प्रभाव पड़ रहा है। यानी आसान शब्दों में कहें तो ये स्थापित करना कि दो चरों के बीच में अगर संबंध है तो इनमें से कौन सा कारक है और कौन सा प्रभाव है, यानी दिशा किस तरफ है प्रभाव की। एक वेरिएबल दूसरे पर असर डाल रहा है या दूसरा वाला पहले पर असर डाल रहा है। तो डायरेक्शन पता करना मुश्किल हो सकता है। जैसे कई सारे रिसर्चर्स ने अध्ययन किया है कि क्या वैसे बच्चे जो ज्यादा आक्रामक टीवी सीरियल्स वगैरह या प्रोग्राम्स देखते हैं वो ज्यादा आक्रामक व्यवहार दर्शाते हैं। और ऐसा देखा गया है कि इन दोनों चीजों के बीच में संबंध है। जो बच्चे ज्यादा टीवी सीरियल्स देखते हैं आक्रामकता से भरपूर, वो बच्चे बहुत ही आक्रामक व्यवहार, मारपीट वाले व्यवहार दिखाते भी हैं। और लोग सोचेंगे कि अच्छा, टीवी देखने की वजह से ही जरूर होगा कि वहां से सीखकर बच्चे ऐसा करते हैं। लेकिन डायरेक्शनैलिटी प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है। हो सकता है कि उसका उल्टा हो, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, वो भी एक संभावना है कि जो बच्चे स्वभाव से ही ज्यादा आक्रामक हों वो वैसे ही तरह के प्रोग्राम्स पसंद करते हों, इसीलिए वैसे ही टीवी सीरियल्स देखते हो जिसमें आक्रामकता है, बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाया जा रहा है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी वैसी है बच्चों की, इसलिए उनको उसी तरह की चीजें देखने में अच्छा लगता है। तो दोनों दिशा में चीजें हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पर डायरेक्शनैलिटी प्रॉब्लम है। दो चीजों के बीच में संबंध होने के बाद भी ये तय करना कठिन हो सकता है कभी कभी कि दिशा क्या है प्रभाव की, कौन सा वेरिएबल किस पर प्रभाव डाल रहा है। ज्यादा वॉयलेंट टीवी सीरियल देखने की वजह से बच्चा आक्रामक व्यवहार कर रहा है, या बच्चा आक्रामक स्वभाव का है इसलिए ज्यादा आक्रामकता और मारधाड़ वाले टीवी सीरियल्स देखता है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि दो चीजों के बीच में अगर कोरिलेशन है, सहसंबंध है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कारक और प्रभाव का संबंध है। ये बहुत जरूरी है समझना। और कई बार बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग, ज्यादा रिसर्च किए हुए लोग भी इस चीज में गलतियां कर जाते हैं और गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं रिसर्च से। वो मान लेते हैं कि कोरिलेशन का मतलब कॉसेशन है। कोरिलेशन या सहसंबंध का कतई मतलब नहीं है कि एक चीज कारक और दूसरा प्रभाव है।
कोरिलेशन या सहसंबंध सिर्फ ये बताता है कि दो चरों के बीच में संबंध है। वो संबंध किसी तीसरे कारक की वजह से हो सकता है, वो संबंध इसलिए हो सकता है कि एक कारक है दूसरा प्रभाव है, या उल्टा भी हो सकता है कि दूसरा वेरिएबल जो है वो कारक हो और पहला प्रभाव हो। तो कॉज इफेक्ट हमें नहीं पता चलता, कारक और प्रभाव का संबंध नहीं पता चलता अगर सिर्फ दो चीजों में संबंध है। तो संबंध होने का ये मतलब नहीं है कि वो कारक और प्रभाव का ही संबंध है। तीसरी एक समस्या जो थोड़ी आ सकती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, वो है कंट्रोलिंग नेचर, प्रकृति पर नियंत्रण करना। तो जब भी हम कारक और प्रभाव का संबंध देखने का प्रयास करते हैं तो ये चीजें हम स्थापित कर पाए कि एक चीज कारक है और सिर्फ उसी का सीधा प्रभाव पड़ रहा है हमारे आश्रित चर पर, यानी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में। ये अगर हमें निश्चित तौर पर कहना है तो हम बाकी वेरिएबल्स का जो प्रभाव पड़ रहा है इस संबंध पे उसको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। पर आप ये सोचिए कि आम जिंदगी में जब ये चीजें घटित होती हैं, ये घटनाएं होती हैं, एक चीज का दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है तो बाकी चीजें भी अपना प्रभाव डालती ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो नियंत्रित हो जाती हैं अपने आप को, तो हम ऐसा करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम नेचर को कंट्रोल करते हैं तो हम एक अननेचुरल सिचुएशन, अप्राकृतिक परिस्थिति क्रिएट कर देते हैं और उसमें हम फिर चीजें देखने की कोशिश करते हैं। पर ये करना जरूरी हो जाता है क्योंकि इसके बिना फिर हम कारक और प्रभाव का संबंध नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए जब भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं तो अक्सर उसमें एक कंट्रोल कंडीशन भी बनाई जाती है। एक्सपेरिमेंट्स करने के टाइम हम दो सिचुएशंस बनाते हैं जिसमें एक दोनों सिचुएशंस ऐसी रखेंगे कि उसमें हर चीज समान हो, सिर्फ हम दो अलग अलग उनको ट्रीटमेंट देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। एक को कुछ नहीं दे सकते हैं और एक को दे सकते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए कि दो गमले लिए गए, दोनों में सेम मिट्टी है, सेम आकार है गमले का, बिल्कुल सेम पौधा लगा हुआ है और पौधा भी उतना ही बड़ा है दोनों केस में। एक को कंट्रोल ग्रुप हम मान लेंगे, एक को एक्सपेरिमेंट वाला ग्रुप मान लेंगे। अब यहाँ पर खाद जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या स्वतंत्र चर है। तो एक्सपेरिमेंट वाले केस में हम क्या कर रहे हैं कि पेड़ में पानी डाल रहे हैं और साथ में खाद भी डाल रहे हैं। लेकिन कंट्रोल वाले केस में क्या कर रहे हैं कि कोई खाद नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ पानी डाल रहे हैं उतनी ही मात्रा में जितना एक्सपेरिमेंट वाले ग्रुप में डाल रहे हैं। और फिर हम देखना चाहते हैं उसका प्रभाव आश्रित चर पे कि पौधे का विकास कितना हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि जिसमें फर्टिलाइजर पड़ा उसमें पौधा ज्यादा बढ़ा और जिसमें फर्टिलाइजर नहीं डाला गया उसमें कम बढ़ा। तो इस तरह कभी कभी हम एक अलग सिचुएशन, एक नियंत्रित कंडीशन क्रिएट करते हैं जिसमें हम कोई चीज नहीं करवाते हैं और दूसरी सिचुएशन में, एक्सपेरिमेंट वाली कंडीशन में कोई चीज एडिशनल करते हैं और फिर अंतर देखने की कोशिश करते हैं कि अंतर आ रहा है या नहीं। एक प्रयोगात्मक शोध यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मुख्य उद्देश्य यही है कि कारक और प्रभाव का संबंध दो चरों के बीच में स्थापित किया जाए। और ये करने के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर में बदलाव करके उसका प्रभाव आश्रित चर पर या डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखा जाता है, जबकि बाकी कारकों का प्रभाव नियंत्रित किया जाता है। ये गोल, ये उद्देश्य जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, ये दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला कि जब हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश करते हैं तो कॉज हमेशा इफेक्ट के पहले आना चाहिए। यानी जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लेवल्स में बदलाव करते हैं तो वो बदलाव पहले होना चाहिए और उसके बाद प्रभाव दिखना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल पर। और दूसरा कि हम ये कह सकें कि कारक और प्रभाव का संबंध है, इसके लिए हमें ये सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि कोई अन्य कारक इस संबंध को प्रभावित नहीं कर रहा है या हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित नहीं कर रहा है। तो अभी तक हमने जो चार मुख्य पार्ट्स देखे थे किसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के, मैनिपुलेशन, मेजरमेंट, कंपैरिजन और कंट्रोल, इसमें से मेजरमेंट और कंपैरिजन ऐसे हिस्से हैं जो कि आपको अन्य रिसर्च डिजाइन में भी मिलेंगे। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और अन्य प्रकार की रिसर्च डिजाइन में भी आपको मेजरमेंट और कंपैरिजन मिलेगा। मापन तो किसी न किसी प्रकार से किया ही जाता है और तुलना भी की जाती है। लेकिन दो चीजें जो कि सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट हैं, वो है मैनिपुलेशन और कंट्रोल।
बदलाव करना इंडिपेंडेंट वेरिएबल के स्तर में और कंट्रोल करना एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स के प्रभाव को। ये दो चीजें एक एक्सपेरिमेंट का ही हिस्सा हो सकती हैं, एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का ही हिस्सा है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के जो सबसे मुख्य हिस्से हैं जो इसे अलग बनाते हैं बाकी तरह की रिसर्च डिजाइन से, वो हैं मैनिपुलेशन और कंट्रोल। इसमें पहले मैनिपुलेशन की बात कर लेते हैं, जिसको अभी हमने डिस्कस किया भी था कि मैनिपुलेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अलग अलग ट्रीटमेंट कंडीशन या लेवल्स बनाए जाते हैं। मान लीजिए कि कोई शोधकर्ता है जो ये देखना चाहते हैं कि टेम्परेचर, तापमान का एपिटाइट या भूख कितनी लगती है व्यक्ति को, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए उन्हें पहले मैनिपुलेशन करना होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कम से कम दो अलग अलग लेवल्स लेने पड़ेंगे। मान लीजिए शोधकर्ता ने तय किया कि 70 डिग्री फ़ारेनहाइट एक नॉर्मल सामान्य टेम्परेचर होता है, तो अब वो ये देखना चाह सकते हैं कि सामान्य टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रहे तो वो कैसे भूख को प्रभावित करता है, और सामान्य से अधिक रहे तो कैसे प्रभावित करता है। तो इस परिस्थिति में वो 3 लेवल्स ले सकते हैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल टेम्परेचर या तापमान के। ये हो सकते हैं 60 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। क्योंकि 70 डिग्री को उन्होंने सामान्य टेम्परेचर माना तो 60 डिग्री कम टेम्परेचर हो गया नॉर्मल से, और 80 डिग्री जो है वो अधिक हो गया। अब इन तीनों परिस्थितियों में वो व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे कि उनको कितनी भूख लगती है। तो सबसे पहले वो रूम का टेम्परेचर 60 डिग्री कर देंगे एक ट्रीटमेंट कंडीशन में, और देखेंगे कि उस परिस्थिति में जब लोग रहते हैं तो कितनी भूख लगती है। दूसरी परिस्थिति में या दूसरी ट्रीटमेंट कंडीशन में रूम का टेम्परेचर 70 डिग्री कर दिया जाएगा, और तीसरी परिस्थिति में 80 डिग्री कर दिया जाएगा। अब एक समूह लोगों का लेकर, प्रतिभागियों का लेकर, इन तीनों परिस्थितियों में समय समय पर अध्ययन किया जा सकता है। मान लीजिए एक बार 60 डिग्री के कमरे में, किसी और दिन 70 डिग्री में, कभी 80 डिग्री में, या 3 अलग समूह भी लिए जा सकते हैं। एक का 60 डिग्री में अध्ययन किया गया, एक का 70 में, एक का 80 में। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि ये तीनों ग्रुप हर तरह से समान होने चाहिए, ताकि सिर्फ टेम्परेचर का ही परिवर्तन हो और उसी का असर हम जान पाए भूख पर, न कि कोई और तरह का अंतर इन ग्रुप्स में होना चाहिए। दूसरी बात आती है कंट्रोल की। जैसा अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि टेम्परेचर का भूख पर या एपिटाइट पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो इसमें हम जिन भी व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे, अगर हम 3 अलग अलग समूह के लोग ले रहे हैं इन 3 परिस्थितियों में, तो इसमें बाकी चीजें समान होनी चाहिए। इन तीनों समूहों में सिर्फ टेम्परेचर का ही अंतर होना चाहिए, वरना हम निश्चित तौर पे नहीं कह पाएंगे कि टेम्परेचर का अंतर होने से ही उनकी भूख पर प्रभाव पड़ा है। यानी जो 3 समूह हम लेंगे, हो सकता है इसमें अलग अलग तरह के लोग हों, उनका एज अलग हो सकता है, जेंडर अलग हो सकता है, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए हैं, सबकी पर्सनैलिटी अलग है, इंटेलिजेंस अलग है, हाइट और वेट अलग है, या जब वो कर रहे हैं अध्ययन, समय बीतने के साथ रूम का टेम्परेचर तो बदल ही रहा है, वो तो हम अध्ययन ही कर रहे हैं, लेकिन लाइट जो है वो भी अंतर हो रही है, या मौसम बदल रहा है, या लोग थक जा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा बोर हो जा रहे हैं। इन सभी चीज़ों का फिर प्रभाव पड़ने लगता है। ये सारी चीज़ें, यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल से इतर सभी प्रकार की चीज़ें जो किसी न किसी तरह हमारे परिणामों को प्रभावित कर सकें, ये सारे होते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, और इन्हें कंट्रोल या नियंत्रित करना पड़ता है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स किस तरह अपना प्रभाव डाल सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स पर, उसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 1994 में श्मिट और उनके कलीग्स ने एक स्टडी की, उसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए, जिसमें वो देखना चाहते थे कि ह्यूमर का या हंसी मजाक का मेमोरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपकी स्मृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए इन्होंने कई सारे पेयर्स में सेंटेंसेस बनाए, जिसमें से दोनों का कंटेंट सेम था सेंटेंस का, पर एक फनी सेंटेंस था, फनी तरह से लिखा हुआ था, और दूसरा वही बात सीधे तौर पे लिखी गई थी, जो कि बहुत ही मजाकिया या मजेदार नहीं था। उदाहरण के लिए एक ह्यूमरस सेंटेंस था, इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड यू आर प्रोबेबली नॉट रिलेटेड टू द बॉस। अगर आप पहली बार में सफल नहीं होते हैं तो शायद आप बॉस के संबंधी नहीं हैं। ये पहला स्टेटमेंट था, जो कि थोड़ा फनी है। दूसरा स्टेटमेंट, यही वाली चीज एक सिंपल तरह से बोली गई,
पीपल हु आर रिलेटेड टू द बॉस ऑफन सक्सीड द वेरी फर्स्ट टाइम। जो व्यक्ति बॉस के संबंधी होते हैं वो अक्सर पहली बार में सफल हो जाते हैं। तो ये उतना फनी नहीं है, मजाकिया नहीं है। अब इन्होंने ये सेंटेंसेस लोगों को सुनाए और उनको एक पहले लिस्ट दी इन सेंटेंसेस की कि इनको पूरा याद कीजिए। इस तरह के कई सारे सेंटेंसेस उस लिस्ट में थे, कुछ फनी और कुछ फनी नहीं थे। सारे सेंटेंसेस उनको याद करने के लिए दिए गए और फिर उनसे कुछ समय बाद बोला गया कि आप बताइए क्या क्या सेंटेंसेस थे जो आपको याद आ रहे हों, जो आपने लिस्ट में पढ़े हैं। और ये देखा गया कि वो पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेंट्स ने ज़्यादा वैसे सेंटेंसेस बताए, उनको याद रह गए जो कि फनी थे, जो ह्यूमरस थे, और जो ज़्यादा फनी सेंटेंसेस नहीं थे वो उन्हें याद नहीं रहे। तो इससे एक निष्कर्ष ये निकलेगा कि अगर कोई चीज़ फनी है, ह्यूमरस है, मजाकिया है, तो वो ज़्यादा याद रहती है, यानी स्मृति पर उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ देखिए एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल का प्रभाव आएगा। यहाँ पर श्मिट ने ये देखा कि एक तीसरा वेरिएबल है जो इस इफेक्ट को प्रभावित कर सकता है, वो है सरप्राइज का वेरिएबल, यानी आश्चर्य का। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो ग्रुप या वो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने फनी चीज़ें ज़्यादा बताई, उनको ज़्यादा याद रह गया, वो इसलिए हुआ होगा कि जब ये एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे तो ये काफ़ी बोरिंग तरह का एक्सपेरिमेंट था कि एक लंबी लिस्ट को पढ़ना है, याद रखने की कोशिश करनी है और बाद में क्या क्या सेंटेंसेस थे वो दोहराना है। तो इस तरह के बोरिंग एक्सपेरिमेंट में जब उनको एक एक सेंटेंस दिखाया जा रहा था, उनको याद रखने की कोशिश करनी थी, उस बोरिंग स्टेटमेंट में अचानक से बोरिंग एक्सपेरिमेंट में अचानक से कोई चीज़ फनी आ जाए, कोई बहुत ही मजाकिया आ जाए, तो आप आश्चर्यचकित होंगे और आपका ध्यान उस तरफ जाएगा और आप उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे और इसलिए हो सकता है कि वो आपको याद रह जाए। तो श्मिट ने कहा कि हो सकता है कि ये सरप्राइज वाला फैक्टर जो हो वो प्रभावित किया हो इस रिजल्ट को, कि जो चीज़ें फनी हो और इस बोरिंग एक्सपेरिमेंट में जब फनी चीज़ें आई तो लोगों को ध्यान उधर गया हो, वो आश्चर्यचकित हुए हो कि अरे कहाँ से इस बोरिंग एक्सपेरिमेंट में ऐसी फनी चीज़ें आ गई, और इसलिए उन्हें वो चीज़ याद रह गई हो, न कि इसलिए कि जो चीज़ आमतौर पर मजाकिया होती हैं वो ज़्यादा याद रह जाती हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल जिसको नियंत्रित नहीं किया गया, वो यहाँ पर रिजल्ट्स का एक ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन दे दे रहा है। ऐसे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को हमें कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है, वरना हम सही तौर पे नहीं कह सकते कि कारक और प्रभाव का संबंध जो हमने देखा वो सचमुच एग्जिस्ट करता है या नहीं। एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो भी शोधकर्ता हों उनको पूरा प्रयास करना चाहिए कि वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करें, नियंत्रित करें, ताकि वो कंफाउंडिंग वेरिएबल न बन जाए। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स और कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होते हैं ये पहले आप समझ लीजिए। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स ही कंफाउंडिंग वेरिएबल बनते हैं, यानी कंफाउंडिंग वेरिएबल एक प्रकार है, एक सब टाइप है, एक हिस्सा है एक्सट्रेनियस वेरिएबल का। एक्सट्रेनियस वेरिएबल कंफाउंडिंग वेरिएबल कब बन जाते हैं, तो ये समझने के लिए आपको जानना होगा कि कंफाउंडिंग वेरिएबल की क्या दो विशेषताएं होती हैं। पहली बात कि वैसा एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित चर को प्रभावित कर रहा हो, वही कंफाउंडिंग वेरिएबल बन सकता है। कोई चीज जो हमारे आश्रित चर को प्रभावित नहीं करती वो कोई खतरा नहीं होता है। जैसे अभी हमने जो श्मिट का एक्सपेरिमेंट देखा, ह्यूमर और मेमोरी वाला, इसमें हो सकता है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स ये एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने आए थे वो अलग अलग प्रकार के जूते पहन के आए होंगे। किसी ने स्नीकर्स पहने होंगे, किसी ने लोफर पहना होगा, किसी ने सैंडल पहने होंगे, किसी ने हील्स पहने होंगे। पर क्या इस चीज का प्रभाव पड़ेगा मेमोरी के परफॉर्मेंस पे? नहीं पड़ेगा। तो जब तक हमारे आश्रित चर पर किसी वेरिएबल का प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल कंफाउंडिंग वेरिएबल नहीं बनता। यानी कंफाउंडिंग वेरिएबल वैसा एक्सट्रेनियस वेरिएबल है जो हमारे आश्रित चर को प्रभावित करता है। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो कंफाउंडिंग वेरिएबल का होता है वो ये है, एक कंफाउंडिंग वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर के साथ साथ परिवर्तित होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, एक निश्चित तरीके से चेंज होना चाहिए। कोई ऐसा एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो कि मनमाने ढंग से बदल रहा है, किसी निश्चित क्रम में नहीं बदल रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बदलाव के साथ साथ, ऐसा वेरिएबल एक कंफाउंडिंग वेरिएबल नहीं बनेगा।
कोई वैसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर बढ़ रहा हो तो वो उतने ही मात्रा से बढ़ या घट रहा हो, कोई एक निश्चित क्रम में परिवर्तित हो रहा हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के परिवर्तन के साथ साथ, ऐसा ही वेरिएबल एक कंफाउंडिंग वेरिएबल बनता है। अगर मनमाने ढंग से कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल कुछ भी बदल रहा है या उसमें चेंजेस हो रहे हैं जिसमें कोई क्रम नहीं है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, तो ऐसा वेरिएबल कंफाउंडिंग वेरिएबल नहीं बनेगा। किसी भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए या उस पर नियंत्रण करने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले उन वेरिएबल्स की पहचान की जाए जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करते हैं। अब ये पहचान करने का आधार क्या होगा? तो आधार मुख्यतः से आपका कॉमन सेंस है कि आपको क्या लगता है क्या चीज़ें इसको प्रभावित कर सकती हैं। सिंपल लॉजिकल रीजनिंग है, आप अपनी तर्क क्षमता से समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें इस संबंध को या हमारे आश्रित चर को प्रभावित कर सकती हैं, और अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के आधार पे भी आप समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप मेमोरी का मेजरमेंट कर रहे हैं, यानी कोई अध्ययन आप कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं जिसमें मेमोरी या स्मृति आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उस केस में IQ एक अच्छा कंफाउंडिंग वेरिएबल हो सकता है जिसको आपको कंट्रोल करना चाहिए। इसी तरह अगर आप कुछ वैसे पार्टिसिपेंट्स को ले रहे हैं जिसमें कुछ बहुत यंग हैं और कुछ काफ़ी ओल्ड हैं, तो एज भी एक फैक्टर हो सकता है जो मेमोरी के परफॉर्मेंस को प्रभावित करेगा, क्योंकि उम्र के साथ स्मृति खराब होने लगती है। इसी तरह अगर मेमोरी की परफॉर्मेंस आप टेस्ट कर रहे हैं और अलग अलग सेटिंग में या अलग अलग समय पर करेंगे, तो शायद समय भी एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जो कि कंट्रोल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल की तरह काम करेगा। अगर आप किसी बड़े बहुत शोर शराबे वाले कमरे में किसी का मेमोरी टेस्ट कर रहे हैं और दूसरे केस में किसी शांत जगह खाली कमरे में किसी का टेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्कोर्स अंतर आएंगे। भले लोगों की मेमोरी की क्षमता समान हो, लेकिन इन दो अलग अलग परिस्थितियों की वजह से स्कोर्स में अंतर दिखाई देगा। तो इन वेरिएबल्स को पहचानना और उन्हें कंट्रोल करना ज़रूरी है। जो ज़्यादा मुख्य तरह के फैक्टर्स हैं उनको पहचान कर कंट्रोल करना ज़रूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा करने से सारे के सारे वेरिएबल्स कंट्रोल हो गए। कई और अन्य वेरिएबल्स हो सकते हैं जिसकी आप पहचान न कर पाए, जिसको आप न समझ पाए कि ये भी प्रभावित करेगा, पर वो भी प्रभावित कर रहा हो सकता है। पर कोशिश की जाती है कि जितने मैक्सिमम वेरिएबल्स को आप पहचान सके और उनको कंट्रोल कर सके, उतना बेहतर है। जब भी हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स की पहचान करते हैं तो इन्हें मुख्यतः 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, और ये कैटेगरीज हमने पहले भी देखी हैं, डिस्कस की हैं। पहला फैक्टर है एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। एनवायरमेंटल वेरिएबल्स यानी कुछ पर्यावरणीय कारक। अब ये हो सकता है अलग अलग मौसम, अलग अलग पर्यावरण, अलग अलग माहौल जहाँ पे आप टेस्टिंग कर रहे हैं, दिन का अलग अलग समय, अलग कमरे, अलग अलग रिसर्चर्स या अलग अलग शोधकर्ता। लाइटिंग कंडीशन अलग हो सकती है दो अलग परिस्थितियों में, टेम्परेचर अलग हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अगर डिफरेंट रहेंगे अलग अलग टाइम पर, तो ये आपके एक्सपेरिमेंट को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर तब जब एक कंडीशन में, एक ट्रीटमेंट कंडीशन में व्यक्तियों को कुछ एक तरह का टेम्परेचर, एक तरह का माहौल, एक तरह का एक्सपेरिमेंट मिल रहा है और दूसरे में ये परिस्थितियां बदल जाए। दूसरा फैक्टर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो आपके प्रयोज्य हैं, सब्जेक्ट्स हैं या प्रतिभागी हैं आपके रिसर्च में, वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ मायनों में तो अंतर रहेगा ही। जैसे जेंडर के आधार पे अलग हो सकते हैं, उम्र के आधार पे, उनका IQ लेवल कितना है, पढ़ाई लिखाई कितनी इनकी हुई है, कितने भाई बहन हैं, तो कुछ ना कुछ अंतर तो रहेगा ही सब लोगों के बीच में। और ये वेरिएबल्स जो होते हैं ये व्यक्तिगत भिन्नता के वेरिएबल्स होते हैं जो कि रिजल्ट को प्रभावित करते हैं। तीसरा फैक्टर जो है, तीसरा टाइप का वेरिएबल एक्सट्रेनियस वेरिएबल की तरह जो काम करेगा, वो होता है टाइम रिलेटेड वेरिएबल। टाइम रिलेटेड वेरिएबल यानी अगर आप प्रयोज्यों का या प्रतिभागियों का कोई एक्सपेरिमेंट में उनका पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं उनसे, और उसमें एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट कंडीशंस हैं, दो तो होती ही हैं, लेकिन मान लीजिए एक ही ग्रुप है जिसको आप बार बार एक से अधिक ट्रीटमेंट कंडीशन में टेस्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में 4 लेवल्स अगर हों, तो आप एक ही ग्रुप के लोगों को उन चारों कंडीशन में एक एक करके टेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा कि समय भी तो बीत रहा है हर कंडीशन के साथ। पहला कंडीशन मान लीजिए सुबह हुआ, दूसरा होते होते दोपहर हो गया, तीसरे में पार्टिसिपेट करते समय शाम हो गई, और चौथा करते करते
रात हो गई। ऐसे केस में टाइम भी एक फैक्टर हो जाता है, क्योंकि टाइम तो चेंज हो ही रहा है, मौसम बदल रहा हो सकता है और टेम्परेचर बदलेगा, रोशनी का लेवल बदलेगा। इसके साथ साथ जो व्यक्ति है जो काम कर रहा है इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स में, जब उसने पहले कंडीशन में काम किया होगा वो बिल्कुल फ्रेश होगा, उसे कोई थकान नहीं होगी, लेकिन आखिरी तक पहुंचते पहुंचते वो थकने लगेगा, उसे बोरियत होने लग सकती है एक्सपेरिमेंट करते करते। तो ये सारी चीजें भी कंफाउंडिंग वेरिएबल का रोल प्ले करेंगी और ये आपके स्टडी में जो स्कोर्स आप पाएंगे उनको प्रभावित करेंगी। कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर पिक्चर में आप देख पा रहे हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक पार्टिसिपेंट वेरिएबल्स, जिसको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस वेरिएबल भी कह सकते हैं। दूसरा सिचुएशनल वेरिएबल, जो कि एनवायरमेंटल वेरिएबल है, और टाइम रिलेटेड वेरिएबल भी कुछ इसमें दिखाए गए हैं। तीसरा है पार्टिसिपेंट इफेक्ट्स, कुछ चीजें होती हैं जो कि पार्टिसिपेंट्स पर असर डालती हैं और उसकी वजह से उनका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है एक्सपेरिमेंट के दौरान, जैसे हॉथॉर्न इफेक्ट। हॉथॉर्न स्टडी काफी फेमस स्टडी है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के फील्ड में, अगर आप जानते हो। बहुत ब्रीफ में ये है कि हॉथॉर्न इफेक्ट में क्या हुआ था कि हॉथॉर्न कंपनी थी जहां पे स्टडी की गई थी, वहां की जो काम करने वाले एम्प्लॉयज थे उनके ऊपर, और उनको किस परिस्थितियों में काम करना पड़ा है, क्या सिचुएशन है, उनका परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसके लिए अध्ययन किया गया था। और देखा गया कि लोगों की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। लाइटिंग की क्या कंडीशन रखी जाए जिससे बेहतर परफॉर्मेंस ये लोग दे पाए, बेहतर प्रोडक्शन उत्पादन कर पाए, ये देखा जा रहा था। पर जैसे जैसे लाइट की रोशनी कम की जाती थी, इनका परफॉर्मेंस और बेहतर होने लगता था। तो रिसर्चर्स को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, एकदम चांद की रोशनी जितनी रोशनी भी कर दी गई तो भी इनका परफॉर्मेंस और बेहतर होते जा रहा है। तो लोगों को समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या, रोशनी कम करने से परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे कर रही है। और उसी से पाया गया और ये नाम पड़ा हॉथॉर्न इफेक्ट। ये असर रोशनी का नहीं था, ये एक दूसरे एक्सट्रेनियस वेरिएबल का असर था। पार्टिसिपेंट्स काफी खुश थे कि कम से कम कोई हम पर ध्यान तो दे रहा है, हमारे लिए परिस्थितियां अच्छी करने के लिए प्रयास तो कर रहा है, अध्ययन कर रहा है इसके लिए। इसी से वो इतने खुश थे कि अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे और उसकी वजह से परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा था। इसे ही कहते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट। और दूसरा फैक्टर हो सकता है सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। जब भी आप किसी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसे पता होता है कि मेरे पर अध्ययन किया जा रहा है। कभी कभी वो जो रियल में नहीं है वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं, खुद को अच्छी लाइट में दिखाने की कोशिश करते हैं और गलत रिस्पॉन्सेज भी देते हैं या अलग तरह का व्यवहार करते हैं। ये भी एक्सट्रेनियस फैक्टर्स की तरह काम करेंगे, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स की तरह काम करेंगे और आपके रिजल्ट को प्रभावित करेंगे। अब बात करते हैं कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो अभी आपने देखा कि पहला काम होता है कि हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करें या कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करें, पहचानें कि कौन से वैसे वेरिएबल्स हैं जो ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। अब जब आपने इनकी पहचान कर ली है तो 3 मुख्य स्टैंडर्ड तरीके हैं जिससे हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। 2 ऐसे मेथड्स हैं जिसमें हम वेरिएबल को कांस्टेंट कर देते हैं, उसको स्थिर कर देते हैं, उसमें बदलाव नहीं होने देते। ये एक तरीका है जिससे हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल का प्रभाव हटा सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है, तीसरा तरीका, क्योंकि 2 तरीके तो होते हैं जिससे कांस्टेंट हम कर देते हैं वेरिएबल को। तीसरा तरीका है रैंडमाइजेशन, जिसको कि हम आगे देखेंगे। शुरुआत करेंगे उन 2 मेथड से जिससे हम वेरिएबल को कांस्टेंट कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं, ताकि उसमें परिवर्तन नहीं होने पाए। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का प्रभाव आप उनको कांस्टेंट करके मिटा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप जिस समूह पर, जिन लोगों के ग्रुप पर अध्ययन कर रहे हैं, उनको एक ही कमरे में, एक ही समय में और एक ही शोधकर्ता द्वारा उन पर अध्ययन किया जाए, तो ये सारे अलग अलग फैक्टर्स जो थे कि अलग अलग टाइम होगा दिन का, अलग अलग कमरे में करवाया जाए, अलग अलग शोधकर्ता उनको करवाएं, इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अब प्रभावित नहीं करेंगी क्योंकि इनमें बदलाव नहीं हो रहा है। अगर कुछ प्रतिभागियों को एक रिसर्चर करवाता, कुछ को दूसरा करवाता, तो रिसर्चर की अपने व्यक्तित्व के फैक्टर्स जो है वो प्रभावित करते प्रतिभागियों को। अगर कुछ प्रतिभागियों को दिन में करवाया जा रहा है, दूसरों को शाम में करवाया जा रहा है, तो समय का अंतर जो होता वो रिजल्ट को प्रभावित करता। पर अगर सभी को एक ही परिस्थिति में अध्ययन करा रहे हैं, एक ही समय में एक साथ अध्ययन करा रहे हैं, तो ये सब बाकी फैक्टर्स जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स की तरह काम कर रहे थे, इनका प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाता है क्योंकि इनको स्थिर कर दिया गया है, इनमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। हर पार्टिसिपेंट के लिए
ये अलग अलग नहीं है बल्कि समान है। तो प्रभाव अगर पड़ता भी है तो वो सबके समान रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी फिर। और कभी कभी ये भी हम कर सकते हैं कि पार्टिसिपेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको पता है कि आप जो अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें कुछ बूढ़े लोग हैं, कुछ जवान लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, तो उम्र का प्रभाव आएगा क्योंकि सबकी उम्र अलग अलग है। तो यहाँ पर हम ये काम कर सकते हैं कि उम्र को ही कांस्टेंट कर दें, यानी सिर्फ एक ही उम्र के लोगों पर अध्ययन करें। जैसे सिर्फ 6 साल के लोगों पर, बच्चों पर, जो कि लड़के हैं, लड़कियां भी नहीं है, जेंडर भी हमने कंट्रोल कर लिया, सिर्फ लड़कों को लिया। तो 6 साल के लड़कों को ही अपने एक्सपेरिमेंट में हम इंक्लूड करें। तो यहाँ पर उम्र का प्रभाव और जेंडर का प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें भिन्नता है ही नहीं। अगर इसमें पुरुष भी होते, महिलाएं भी होती, 6 साल के बच्चे, 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के सब होते, तो उम्र भिन्न होने से अलग अलग प्रभाव आते, जेंडर अलग अलग होने से अलग अलग रिजल्ट आ सकते थे। लेकिन जब हमने 6 साल के ही बच्चों को लिया है और सभी मेल्स ही हैं, तो फिर अब एज और जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हमने क्या किया कि हमारा जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल था, एज या जेंडर या कोई और वेरिएबल, उसको हमने कांस्टेंट कर दिया, स्थिर कर दिया। कभी कभी ऐसा संभव नहीं होता है कि किसी फैक्टर को, जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, उसको पूरी तरह से हम स्थिर कर दें बिल्कुल। जैसे मान लीजिए अगर आप सोचें कि ठीक है, आईक्यू जो है वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है हमारे मेमोरी के एक्सपेरिमेंट में और हमें इसे कंट्रोल करना होगा, तो हम सारे उन्हीं लोग को ले जिनका आईक्यू एकदम एग्जैक्टली 109 है। अब ये चीज बहुत प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली 109 आईक्यू वाले ही लोग आपको सब मिल पाए तो बहुत मुश्किल है। ये कितने लोग मिल पाएंगे, इस तरह कितना आप ढूंढ पाएंगे। इसी तरह मान लीजिए अगर आप बहुत ज्यादा ही एकदम सोच रहे कि नहीं, उम्र बिल्कुल समान होनी चाहिए, तो जो लोग 13 जून 1992 एकदम एग्जैक्ट इसी दिन पैदा हुए हैं, तभी उनकी उम्र एकदम समान रहेगी, उन्हीं लोग को हम लेंगे। तो कहाँ संभव है, ये कितना संभव है, कैसे इतने लोगों को आप ढूंढ पाएंगे जो एक ही दिन बॉर्न हुए हो, एक ही साल में बॉर्न हुए हो, कितने लोगों को आप ढूंढ पाएंगे इस तरह से, कितना मुश्किल होगा ये करना। तो ये चीजें प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए जब हम कांस्टेंट करने की बात करते हैं इस तरह के फैक्टर्स को, एज, जेंडर या कोई भी और फैक्टर जो प्रभावित कर रहा है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो उस केस में हम उनको एग्जैक्टली कांस्टेंट करने की बजाय, एक वैल्यू पे कांस्टेंट करने की बजाय एक छोटा रेंज ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम ये रख लें कि हमारे सभी प्रतिभागी 18 से 21 साल के बीच ही होंगे, न उससे कम न उससे ज्यादा। इसी तरह जो भी हम प्रतिभागी लेंगे उन सबका आईक्यू 100 से 110 के ही बीच में होगा। अब जब हम इस तरह रेंज दे देते हैं तो चीजें थोड़ी प्रैक्टिकल हो जाती हैं, करना आसान हो जाता है। यहाँ पर आईक्यू या एज एकदम पूरी तरह से परफेक्ट रूप से कांस्टेंट नहीं है, थोड़ा तो भिन्नता है क्योंकि कुछ लोग 18 साल के भी हैं इसमें, कुछ 19 के भी होंगे, कुछ 20 भी होंगे, कुछ 21 भी होंगे। लेकिन जब इतना कम अंतर हो तो बहुत कम प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये एक तरीका है कि हम जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है उसको कांस्टेंट कर दें, उसका एक मान तय कर दें और इस तरह से उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है क्योंकि सब पर समान प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन इस तरीके के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि ये आपके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट की एक्सटर्नल वैलिडिटी, बाह्य वैधता को प्रभावित करता है। अगर आपको याद हो तो बाह्य वैधता का मतलब कि आप अपने एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट पा रहे हैं वो बाकी लोगों पर या दूसरे ग्रुप पर, दूसरे समूहों पर किस हद तक लागू होगा। अब मान लीजिए आपने कोई अध्ययन किया जिसमें आपको जेंडर का प्रभाव हटाना था कि जेंडर का प्रभाव न पड़े, और इसलिए आपने जेंडर को कांस्टेंट कर दिया, यानी सिर्फ एक ही जेंडर के लोग लिए, मान लीजिए सिर्फ फीमेल्स पर आपने अध्ययन किया। तो अब जो रिजल्ट आएगा ये आप मेल्स पर जनरलाइज नहीं कर पाएंगे, ये मेल्स पर लागू नहीं होगा, फिर ये बस फीमेल्स पर ही लागू होगा क्योंकि आपने फीमेल्स पर अध्ययन किया है। अब यहाँ तो सिर्फ एक चीज कंट्रोल की गई, अब मान लीजिए 3-4 चीजें आप कंट्रोल कर रहे हो कि सिर्फ फीमेल्स लेंगे जो 18 से 20 साल की ही उम्र की होंगी, जिन्होंने बीए तक पढ़ाई की होगी। तो अब इतना सारा वेरिएबल जब आपने कंट्रोल कर लिया तो अब इससे जो नतीजा आप पाएंगे, परिणाम पाएंगे, वो एक बहुत छोटे समूह के लोगों पर ही लागू होगा, सिर्फ उन्हीं महिलाओं पर जो 18 से 20 साल की हैं और जिन्होंने स्नातक तक पढ़ाई की है। इसके अलावा किसी और महिला पर जो ज्यादा उम्र की है या इससे कम उम्र की है, जो बीए से ज्यादा पढ़ाई उसने की है या कम की है, या पुरुषों पर ये चीजें लागू नहीं होगी।
तो ये हमारे रिजल्ट को, हमारे एक्सपेरिमेंट का जो परिणाम आ रहा है उसको काफी सीमित कर देता है, एक रेखा में बांध देता है। तो ये इसका डिमेरिट है इस मेथड का। अब क्योंकि कांस्टेंट कर देने से किसी एक्सट्रेनियस वेरिएबल को उसे जनरलाइज करना, रिजल्ट्स को दूसरे लोगों पर लागू कर पाना कठिन हो जाता है। इसलिए एक और तरीका है जिससे हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं, वो है मैचिंग वैल्यूज अक्रॉस ट्रीटमेंट कंडीशंस। अगर आप दो ट्रीटमेंट कंडीशंस ले रहे हैं, दो परिस्थितियों में लोगों की चेकिंग कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप देख रहे हैं कि 10 डिग्री के रूम में लोगों को कितनी भूख लगती है और 20 डिग्री के रूम में कितनी भूख लगती है, और इन दोनों ग्रुप्स में आप जिन लोगों को ले रहे हैं उसमें मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, और आपको पता है कि जेंडर का प्रभाव इस पे पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है पुरुषों को ज्यादा भूख लगती हो क्योंकि उनकी हाइट ज्यादा होती है, वेट ज्यादा होता है महिलाओं से, तो ज्यादा भूख लगती होगी। तो हो सकता है कि जेंडर एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल का काम करे इस अध्ययन में, तो आप जेंडर को कंट्रोल करना चाहेंगे। पर अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही इसमें ले लिए या सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही ले ली, यानी कांस्टेंट करने वाली विधि को अपनाया, तो फिर इसका रिजल्ट जो आएगा वो सिर्फ मेल और सिर्फ फीमेल पे ही लागू होगा जिस पर आपने अध्ययन किया है। उसके अलावा दूसरे जेंडर पे ये रिजल्ट नहीं लागू होगा। आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं सबके लिए हो, तो फिर आप मेल और फीमेल दोनों को लीजिए अपने अध्ययन में, लेकिन दोनों को इन दोनों ट्रीटमेंट कंडीशन यानी 10 डिग्री और 20 डिग्री वाले ट्रीटमेंट कंडीशन में बराबर बराबर बांट दीजिए। बराबर बांटने से क्या होगा कि जेंडर दोनों ग्रुप में मेल फीमेल दोनों रहेंगे, लेकिन एक ट्रीटमेंट से दूसरे ट्रीटमेंट में जेंडर डिफरेंट नहीं है, सेम है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 10 पुरुष और 20 महिलाएं हैं, तो आप पहले ग्रुप में 5 मेल्स डालिए, दूसरे ग्रुप में भी 5 मेल डालिए, यानी 10 डिग्री वाले रूम में भी 5 मेल्स को बैठाइए और 20 डिग्री वाले केस में भी 5 दूसरे मेल्स को बैठाइए। और 20 महिलाएं हैं तो 10 महिलाएं एक ग्रुप में डालिए, 10 को दूसरे ग्रुप में डालिए। तो यहाँ पर आपने जेंडर को बराबर बराबर बांट दिया, इसको कहते हैं मैचिंग करना। आपने दो ट्रीटमेंट कंडीशंस में चीजों को बराबर मैच कर दिया, सेम सेम कर दिया, तो इससे भी उस चीज का प्रभाव खत्म हो जाता है। एक और तरीका होता है मैचिंग का कि आप इस तरह मैच करें कि औसतन वैल्यू किसी चीज की सेम रहे। जैसे मान लीजिए आपने एक पार्टिसिपेंट्स का समूह लिया है और 10 डिग्री वाले रूम और 20 डिग्री वाले रूम में दोनों को टेस्ट करने वाले हैं। तो दो ग्रुप आपने लिया है, एक को 10 डिग्री वाले रूम में टेस्ट करेंगे, एक को 20 डिग्री वाले। अब दोनों में कई सारे लोग होंगे, सबकी उम्र भी अलग अलग है, तो उम्र का प्रभाव पड़ सकता है। उम्र को कंट्रोल करने के लिए अगर आप ये करें कि पहले ग्रुप में जितने सारे भी लोग लिए हैं, अगर सबकी औसत उम्र मान लीजिए 25 साल के आसपास है और दूसरे ग्रुप में भी औसत उम्र 23 या 24 के आसपास आ रही है, तो इसका मतलब आपने एज को मैच कर दिया, लगभग समान कर दिया। औसतन वैल्यू समान कर देते हैं ऐसे केस में। यहां भी अब एज प्रभाव नहीं डालेगा क्योंकि औसतन पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप की एज सेम ही है लगभग। एक तीसरा तरीका होता है मैचिंग से हम एनवायरमेंटल वेरिएबल्स भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दो अलग अलग कमरों में अध्ययन करने की जरूरत हो और दो अलग अलग ट्रीटमेंट कंडीशन है, जैसे 10 डिग्री वाला एक कमरे में करना है, 20 डिग्री वाला अध्ययन दूसरे कमरे में करना है, तो हम क्या करेंगे कि जो हम ग्रुप ले रहे हैं उनको हम दो भागों में बांट देंगे। आधे लोगों को एक कंडीशन में कराया और दूसरे आधे लोग को दूसरे कंडीशन में कराया पहले ग्रुप के लिए, और दूसरा ग्रुप जो लेंगे उसको भी यही करेंगे कि आधे लोग को एक ग्रुप में कराओ 10 डिग्री वाले रूम में और बाकी आधे लोग को 20 डिग्री वाले रूम में अध्ययन कराओ। तो अब दोनों ग्रुप में इस तरह के लोग हैं जिन्होंने दोनों रूम में अपना अपना स्टडी कंप्लीट किया है, तो अब एनवायरनमेंट का भी जो प्रभाव पड़ेगा वो समान समान हो गया दोनों ग्रुप्स पे। और चौथा तरीका टाइम रिलेटेड फैक्टर्स को कंट्रोल करने वाला। मान लीजिए कोई दो ग्रुप्स हैं जिस पर आप अध्ययन कर रहे हैं और दोनों को दो दो ट्रीटमेंट में भाग लेना है। मान लीजिए दो ग्रुप आपने लिया है लोगों का, दोनों को ही 10 डिग्री वाले रूम में भी करना है, 20 डिग्री वाले रूम में भी करना है, और ये दोनों ग्रुप करेंगे। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं टाइम का फैक्टर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पहले ट्रीटमेंट में कोई पार्टिसिपेट करेगा, उसके बाद अगर दूसरे ट्रीटमेंट में करेगा तो समय तो बदलेगा।
तो इसका प्रभाव नहीं पड़ने पाए, बदलते समय का प्रभाव नहीं पड़ने पाए। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक ग्रुप को आप पहले ट्रीटमेंट 1 करवाएं, फिर ट्रीटमेंट 2 करवाएं, और दूसरे ग्रुप को पहले ट्रीटमेंट 2 करा दें, फिर ट्रीटमेंट 1 कराएं। तो इससे क्या हुआ कि दोनों ग्रुप ने आगे पीछे समय में दोनों चीजें की हैं, इसलिए उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, समय का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए समय बढ़ने से अगर इस कोर्स में अंतर आ रहा होता कि पहला ट्रीटमेंट तो सुबह कर किया तो सब मौसम ठीक था, हर चीज ठीक था, दूसरा ट्रीटमेंट दोपहर में किया, काफी गर्मी हो गई थी, इसलिए स्कोर खराब आए। पर अगर ऐसा होगा तो दूसरा ग्रुप जो है उसने सेकंड वाला सुबह में किया था और पहला वाला जो ट्रीटमेंट था वो दोपहर में किया था, तो उनका पहले ट्रीटमेंट के लिए स्कोर खराब होना चाहिए, और ये चीज फिर बैलेंस हो जाती है। तो इसलिए समय का जो प्रभाव पड़ रहा है, इसको मैनेज करने के लिए हम ट्रीटमेंट्स को अलग अलग क्रम में लोगों से करा सकते हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंफाउंडिंग वेरिएबल न बनने देने के लिए एक अगला तरीका है कंट्रोल करने का, जिसे कहते हैं रैंडमाइजेशन। जैसे आपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग देखी थी, रैंडमाइजेशन का मतलब मनमाने ढंग से चीजें करना, बिल्कुल रैंडम, किसी नियम के तहत नहीं करना। तो अगर आप जो इतने वेरिएबल्स कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल करने के बाद भी कई सारे ऐसे वेरिएबल्स रह जाते हैं जो आप नहीं पहचान पाए, जिन्हें आप नहीं चिन्हित कर पाए, पर वो भी प्रभाव डालते हैं अपना। ये सब समस्या से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है और ज्यादा आसान तरीका है रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि रैंडम तरीके से हम कोई चीज अगर कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल के बीच में जो संबंध था, यानी एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साथ बदल रहा था, इस क्रम को हम तोड़ देते हैं। वो नियम से जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम हैफेजर्ड कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं बिल्कुल, तो वो कंफाउंडिंग वेरिएबल नहीं बनता है। इसका एक सिंपल उदाहरण अगर हम ले लें कि रैंडमाइजेशन किस तरह काम करता है, तो मान लीजिए क्रिकेट मैच का एग्जांपल लेते हैं। जब कोई क्रिकेट मैच होना होता है दो टीम्स के बीच में, तो कॉइन टॉस किया जाता है देखने के लिए कि कौन सी टीम पहले खेलेगी। अगर हमेशा हम ये करें कि नहीं, एक पर्टिकुलर टीम जो है एक कंट्री की हमेशा वही पहले बैटिंग करेगी, तो हो सकता है बाद में लोगों को होगा कि हमेशा इसको बैटिंग पहले दी जाती है, इसलिए ये टीम हमेशा जीत जाती है, इस तरह से डाउट होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, रैंडम टेक्निक इस्तेमाल कर लेते हैं कि कॉइन टॉस करते हैं, देखते हैं क्या आता है। और कॉइन टॉस भी जब आता है तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि हेड आएगा तो बैटिंग ही करना है, वो भी फिक्स कर दिया जाए तो उस पे भी होगा कि हाँ भाई जब भी हेड आता है तो बैटिंग ही मिलती है, बैटिंग करने से ये टीम पहले जीत जाती है। इसलिए वहां भी एक और रैंडमाइजेशन कर दिया जाता है कि पहले कॉइन टॉस होगा, जिस टीम ने हेड या टेल जो बोला जिसका सही आया, अब उससे पूछा जाएगा कि आपको बैटिंग पहले करनी है या बॉलिंग करनी है। तो यहाँ 2 स्टेप पे रैंडमाइजेशन करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह से रैंडमाइजेशन का हम यूज करते हैं। और रैंडमाइजेशन जब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी में करते हैं तो एक कॉमन तरीका इसका यूज करने का होता है, जिसे हम कहते हैं रैंडम असाइनमेंट। रैंडम असाइनमेंट में हम कॉइन टॉस के जरिए या किसी और रैंडम विधि से, जिसमें रैंडम नंबर टेबल यूज करना भी आता है, इन विधियों का इस्तेमाल करके हम पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग ट्रीटमेंट कंडीशन में डालते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई अध्ययन कर रहे हैं जिसमें 2 ट्रीटमेंट कंडीशन है, जैसे मान लीजिए वही जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वही कंसिडर कर लेते हैं कि एक केस में 10 डिग्री टेम्परेचर पे कैसा एपेटाइट या भूख रहती है लोगों को, और 20 डिग्री टेम्परेचर पे कैसी रहती है, ये हमें टेस्ट करना है। तो हमारी 2 ट्रीटमेंट कंडीशन हो गई, 10 डिग्री वाला रूम और 20 डिग्री वाला रूम। अब हमारे पास 2 ट्रीटमेंट कंडीशन है, तो हम कॉइन टॉस करके एक एक व्यक्ति को डिसाइड कर सकते हैं कि इसको किस ग्रुप में डालें। मान लीजिए हमारे पास 50 लोग हैं, तो पहले व्यक्ति को हमने बुलाया, उसको बोला कि कॉइन टॉस करने जा रहे हैं, आप बताइए। मान लीजिए उसने बोला हेड, तो हेड अगर आएगा तो हमने तय कर लिया है कि उसको ट्रीटमेंट कंडीशन 1 में डालेंगे, और टेल आया तो 2 में डालेंगे। तो हमने कॉइन टॉस किया, मान लीजिए हेड आया तो उसको हमने एक ग्रुप में डाल दिया, ट्रीटमेंट कंडीशन 1, टेल आया तो दूसरे में डाल दिया। दूसरे व्यक्ति को बुलाया, फिर कॉइन टॉस किया, मान लीजिए इसका भी हेड आया तो उसको भी हमने ट्रीटमेंट कंडीशन 1 में डाल दिया। जिसका भी हेड आ रहा है एक ग्रुप में डाल रहे हैं, जिसका टेल आ रहा है एक ग्रुप में डाल रहे हैं। तो ये एक तरीका हो गया रैंडमाइजेशन करने का कि हमने रैंडमली अलग अलग ग्रुप्स में लोगों को डाला।
अब क्योंकि यहाँ पर हमने रैंडम तरीके से डाला है, तो अगर आप बहुत छोटा समूह नहीं ले रहे हैं लोगों का, एक ठीक ठाक संख्या का समूह ले रहे हैं, तो आप बाद में पाएंगे कि दोनों ग्रुप्स में लगभग हर उम्र के लोग शामिल हो गए हैं। उम्र में दोनों ग्रुप में अंतर ऐसा नहीं है, दोनों ग्रुप की औसत उम्र लगभग समान ही होगी, जेंडर भी लगभग लगभग बराबर डिवाइड हो गए होंगे, और इस तरह हर चीजें अपने आप मैनेज हो जाती हैं। बड़े समूह की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि छोटे समूह में ये चीज काम नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए आपको कॉइन टॉस करने बोला जाए, कॉइन टॉस करेंगे अगर आप, और अगर आप काफी संख्या में कॉइन टॉस करें, मान लीजिए 500 बार करें, तो कितने बार हेड और कितने बार टेल आएगा? 50-50 संभावना होती है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एकदम ठीक 250 बार हेड आएगा और 250 बार टेल आएगा अगर टोटल जोड़ा जाए तो, ऐसा नहीं है, लेकिन ये काफी करीब होगा। जैसे मान लीजिए 245 आ गया आपका हेड और बाकी आपका टेल आ गया, तो लगभग समान ही है, एग्जैक्टली नहीं पर लगभग समान। अपने आप नेचर का ये स्वभाव है, प्रकृति है कि वो बैलेंस अपने आप बना लेती है। पर यहीं पर अगर आपने कम संख्या में चीजें ली होती, सिर्फ 10 बार आप कॉइन टॉस करते, तो जरूरी नहीं है कि 5-5 बार या 4 और 6 बार ही आएगा आपका हेड और टेल। हो सकता है कि उस 10 बार में 2 ही बार हेड आता, बाकी सब टेल आ जाते, ये भी संभव है। इसीलिए हम बड़ी संख्या लेते हैं। जब बड़ी संख्या लेते हैं तब चीजें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती हैं। तो रैंडम असाइनमेंट इसका एक तरीका होता है। रैंडमाइजेशन का इस्तेमाल करके हम एनवायरमेंटल वेरिएबल्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर कोई अध्ययन है जिसका एक ट्रीटमेंट मॉर्निंग में किया जाना है, दूसरा दोपहर में किया जाना है, तो हम हर दिन कॉइन टॉस करके डिसाइड कर सकते हैं कि सुबह में कौन सा ट्रीटमेंट पहले कराया जाएगा, 1 या 2। इस तरह से हम चीजें रैंडमाइज कर सकते हैं। अब जो हमने ये 3 मेथड देखे किसी भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल या कंफाउंडिंग वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए, उसको अगर हम कंपेयर करें तो आप ये टेबल में ये चीज देख सकते हैं। 3 मेथड हमने क्या देखे? चीजों को कांस्टेंट कर देना, स्थिर कर देना एक्सट्रेनियस वेरिएबल की वैल्यू, मैचिंग कर देना, या रैंडमाइजेशन। तो अब देखिए पहले कॉलम में जो ए दिया हुआ है जेंडर कंफाउंडेड, यहां आप देख रहे हैं कि 2 ट्रीटमेंट कंडीशन है, 1 और 2। 1 में देखिए 2 मेल है और बाकी सब फीमेल हैं, जबकि दूसरे कंडीशन में ढेर सारे मेल्स हैं, बस 2 ही फीमेल है। ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि जेंडर यहाँ पर कंफाउंडिंग वेरिएबल का काम कर रहा है। क्योंकि अगर किसी एक ग्रुप का स्कोर ज्यादा या कम आया, तो हम नहीं कह पाएंगे कि जो चीजें कराई गई उसकी वजह से ही आया। इससे भी हो सकता है कि एक में एक तरह के जेंडर के लोग ज्यादा थे, दूसरे में कम थे, जेंडर का भी प्रभाव हो सकता है। तो यहाँ पे जेंडर कंफाउंडिंग वेरिएबल की तरह है, इसे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रित करना पड़ेगा। अब हमारे पास 3 मेथड हैं। पहला देखिए जेंडर हेल्ड कांस्टेंट। जेंडर को हमने कैसे कंट्रोल किया? उसका वैल्यू फिक्स करके, यानी या तो हम सब मेल लें या हम सब फीमेल लें, दोनों ही ग्रुप में। तो यहाँ देखिए ट्रीटमेंट 1 और ट्रीटमेंट 2 दोनों में हमने बस और बस फीमेल्स ही को लिया। तो अब जेंडर का प्रभाव खत्म, क्योंकि पहले में भी फीमेल ही है, दूसरे में भी फीमेल ही है, मेल है ही नहीं, तो जेंडर में परिवर्तन हो ही नहीं रहा कि उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये एक तरीका हुआ। पर आप जानते हैं कि इस तरीके का लिमिट क्या है, कि इसमें फीमेल्स पे हमने अध्ययन किया, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो सिर्फ फीमेल्स के बारे में बताएगा, मेल्स के बारे में वो चीज लागू नहीं होगी। दूसरे मेथड पे आते हैं, जेंडर मैचिंग करना। दोनों ग्रुप में ट्रीटमेंट 1 और ट्रीटमेंट 2 में हम जेंडर को समान कर दें, बराबरी से डिवाइड कर दें। बराबरी का मतलब कि एक ट्रीटमेंट और दूसरे ट्रीटमेंट में अंतर नहीं होना चाहिए जेंडर में। इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही ट्रीटमेंट के अंदर दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि देखिए ट्रीटमेंट 1 में 4 मेल हैं पर फीमेल 6 हैं, तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि मेल 5 और फीमेल 5 होने चाहिए, लेकिन एक ट्रीटमेंट और दूसरे ट्रीटमेंट में समानता होनी चाहिए। अगर पहले ट्रीटमेंट में 4 मेल और 6 फीमेल हैं, तो दूसरे में भी वही होना चाहिए, 4 मेल और 6 फीमेल। जब आपने जेंडर को दोनों ग्रुप में समान तरह से मैच कर दिया, तो जेंडर का प्रभाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि जेंडर जितने एक ग्रुप में है उतने ही दूसरे में भी है। और तीसरा तरीका है रैंडमाइजेशन। यहाँ आपने रैंडम विधि से कॉइन टॉस करके लोगों को ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में भेजा। जैसे आपने सोच लिया कि अच्छा हेड आएगा जितने भी लोगों का, उनको हम ट्रीटमेंट 1 में डाल देंगे, और टेल आएगा तो ट्रीटमेंट 2 में डाल देंगे।
और यही आपने किया और देखिए कि कैसे कैसे लोग इसमें आए हैं। अब आप देखिए पहले ग्रुप में मेल्स कितने हैं, तो आप देख पाएंगे 5 मेल्स हैं और दूसरे में भी लगभग 5 आ गए, मेल्स 5 हो गए और फीमेल्स की भी संख्या अपने आप ऑटोमेटिकली बराबर हो गई है। इस केस में ऐसा दिखाया है, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली बराबर हो, वो भी इतने छोटे सैंपल में, लेकिन लगभग समान अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाती है। जब हम एक्सपेरिमेंट में रैंडमाइजेशन की बात करते हैं तो हम दो तरीके से रैंडमाइजेशन कर सकते हैं। एक तो हम सैम्पलिंग रैंडम तरीके से करें, यानी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड इस्तेमाल करें, या कोई भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मेथड इस्तेमाल करें। तो ग्रुप से हमने जब सिलेक्शन किया तो रैंडम आधार पे किया, पहली रैंडमाइजेशन तो यहाँ पर हो गई। दूसरा कि हम रैंडम असाइनमेंट करें, जिसका अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल देखा कि हम जो ग्रुप लिए हैं उसको अलग अलग ट्रीटमेंट कंडीशंस में या एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में बांटने के लिए हम कोई रैंडम तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कॉइन टॉस करके। आइए अब ब्रीफली बात कर लेते हैं कंट्रोल ग्रुप्स के बारे में। किसी भी एक्सपेरिमेंट में कंपैरिजन तो इन्वॉल्व होता ही है। कंपैरिजन में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की 2 या उससे अधिक वैल्यूज या लेवल्स लेते हैं या ट्रीटमेंट कंडीशंस लेते हैं और उनमें फिर डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित चर का मेजरमेंट करके उनकी तुलना करते हैं हर ट्रीटमेंट कंडीशन में। लेकिन कभी कभी ये हो सकता है कि कोई शोधकर्ता एक से अधिक ट्रीटमेंट या लेवल्स न चेक करना चाहता हो, सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट उसको चेक करना है। तो ऐसे में कैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज होगा? ऐसी सिचुएशन में भी एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज हो सकता है। इस केस में एक ग्रुप में ट्रीटमेंट दी जाती है और दूसरा नो ट्रीटमेंट ग्रुप होता है, उसमें ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है। इस तरह से हम एक ही ट्रीटमेंट कंडीशन अगर हमें चेक करनी है तो उसको भी हम कंपेयर कर सकते हैं। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की शब्दावली में बात करें तो वो ट्रीटमेंट जिस ग्रुप को हम दे रहे हैं उसे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा जाता है, और वो ग्रुप जिसे कुछ नहीं करवा रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, उसे कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। अब कंट्रोल ग्रुप बनाने का भी दो तरीका हो सकता है। एक तो नो ट्रीटमेंट कंट्रोल ग्रुप बनाया जाता है और दूसरा प्लेसीबो कंट्रोल ग्रुप। क्या होता है ये देख लेते हैं। पहली बात करेंगे नो ट्रीटमेंट कंट्रोल ग्रुप की। नो ट्रीटमेंट कंट्रोल ग्रुप जैसा नाम से पता चल रहा है, ये ऐसा ग्रुप रहेगा जिसमें हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे। ये नो ट्रीटमेंट कंट्रोल ग्रुप जो है ये एक तरह से नॉर्मल या सामान्य बिहेवियर की बेसलाइन या आधार बनाने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको देखना है कि किसी दवा का क्या असर होता है, तो एक ग्रुप आप ले लेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उसको वो दवा खिलाई जाएगी, और दूसरा होगा कंट्रोल ग्रुप जिसे हम कोई दवा नहीं देंगे और फिर तुलना करेंगे कि दवा देने से कितना अंतर पड़ रहा है, यानी कंट्रोल ग्रुप के स्कोर से एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के स्कोर की तुलना करेंगे। इसी तरह अगर मान लीजिए कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं आप, किसी तरह की किसी प्रकार का प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो एक ग्रुप को हम ट्रेनिंग देंगे जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा और कंट्रोल ग्रुप को कोई ट्रेनिंग नहीं देंगे और फिर तुलना करेंगे कि परफॉर्मेंस में कितना अंतर आ रहा है। एक बार को देखने में ऐसा लग सकता है कि इस तरह के कंडीशन में जहां पे हम कंट्रोल ग्रुप बना रहे हैं और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, यहाँ तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया ही नहीं जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो 2 लेवल दिए गए हैं उसमें एक लेवल की वैल्यू 0 है, यानी वहां पे उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कुछ नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो कंट्रोल ग्रुप है, वहां पर उसकी वैल्यू 0 कर दी गई है। अब इसका एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे इस फिगर में देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट था कि क्या स्टूडेंट्स का टेस्ट का स्कोर, अगर आवाजें काफी हो रही हैं रूम में तो उससे प्रभावित होगा या नहीं। तो इसके लिए 2 ग्रुप बनाए गए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में कुछ नहीं है, नॉर्मल जैसे टेस्ट दिया जाता है वैसे बच्चे बैठ के दे रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में काफी शोर शराबा किया जा रहा है बच्चे जब टेस्ट दे रहे हैं। अब इनके टेस्ट के स्कोर्स को आपस में कंपेयर किया जाएगा। कंट्रोल ग्रुप की तुलना में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का स्कोर कितना खराब हुआ, इससे पता चलेगा कि क्या स्कोर्स टेस्ट के प्रभावित होते हैं अगर शोर शराबा हो रहा हो एनवायरनमेंट में।
दूसरे प्रकार का कंट्रोल ग्रुप होता है प्लेसीबो कंट्रोल ग्रुप। पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं कि प्लेसीबो क्या है। प्लेसीबो एक ऐसी चीज है जिसका कोई प्रभाव नहीं होता है, न्यूट्रल, ऐसी दवा या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जिसका कोई भी प्रभाव ना पड़े। जैसे अगर हम किसी मरीज को एक प्लेसीबो देते हैं तो वो दवाई ना देकर उसे हो सकता है हम एक चीनी की गोली दे रहे हों, मीठी गोली, या इंजेक्शन में कुछ दवा ना उसको इंजेक्ट करके हम बस पानी का इंजेक्शन लगा रहे हों, तो ये प्लेसीबो कहलाता है। तो प्लेसीबो वो चीज है जिसका कोई भी मेडिकल इफेक्ट नहीं आएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी देखा गया है कि ऐसी चीज का प्रभाव पड़ता है हेल्थ पर भी, स्वास्थ्य पर भी और लोगों के व्यवहार पर भी। तो प्लेसीबो इफेक्ट कैसे काम कर रहा है? इसका प्रभाव साइकोसोमैटिक होता है, मनोशारीरिक तरह का प्रभाव होता है। आपका दिमाग ये सोचता है कि आप एक दवा ले रहे हैं और इससे आप ठीक हो जाएंगे, इसलिए आपके शरीर पर असर दिखने लगता है। तो इसे कहते हैं प्लेसीबो कंट्रोल ग्रुप। तो कभी कभी, जैसा हमने पिछला एग्जाम्पल देखा कि एक नो ट्रीटमेंट कंट्रोल ग्रुप हम लेते हैं, तो कभी कभी ऐसा कर पाना सही नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने 2 ग्रुप्स लिए लोगों के, उन पर अध्ययन कर रहे हैं, एक ग्रुप को आप कुछ चीजें करा रहे हैं, दूसरे ग्रुप को नहीं करा रहे हैं। कभी कभी दूसरे ग्रुप के जो लोग होते हैं वो इस बात से चिढ़ते हैं कि उन्हें कुछ अच्छी चीजें कराई जा रही हैं, इंटरेस्टिंग चीजें कराई जा रही हैं और हमें नहीं कराया जा रहा है। या उन्हें कभी कभी लगता है कि दूसरों को कुछ बेनिफिट या एडवांटेज मिल रहा है और हमें नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से जो दूसरा ग्रुप है, नो ट्रीटमेंट ग्रुप, वो कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा चीजें करने की कोशिश करता है। कभी कभी वो लोग गुस्सा हो सकते हैं कि अच्छा दूसरे ग्रुप को कराया जा रहा है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हमें कुछ नहीं कराया जा रहा है, तो वो नाराज होके अपना स्कोर्स और खराब कर देते हैं, जो टेस्ट का स्कोर्स रहेगा। या कभी कभी सब जो एक कंट्रोल ग्रुप के लोग होंगे वो एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे कि हमें कुछ नहीं दिया जा रहा, हमें नहीं कराया जा रहा, तो भी हम बेटर परफॉर्मेंस करेंगे, और वो काफी मेहनत करके अच्छा स्कोर ला देते हैं, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जैसा। तो जो रियल रिजल्ट है वो पता ही नहीं चल पाता। इसलिए ऐसे ग्रुप में हम प्लेसीबो कंट्रोल ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी दवा की टेस्टिंग कर रहे हैं, कोई नई दवा सर दर्द की आपने बनाई और आप देखना चाहते हैं कि वो कितना कारगर है, तो अगर आपने 2 ग्रुप बनाए, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को आपने दवा दी पर कंट्रोल ग्रुप को नहीं दिया और सर दोनों का दर्द कर रहा है, तो कंट्रोल ग्रुप वाले लोग नाराज हो सकते हैं कि हमें क्यों इस तरह से भेदभाव के साथ ट्रीटमेंट मिल रहा है, दूसरों को दवाई दी जा रही है उनका सर दर्द दूर करने के लिए, हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो वो नाराज हो सकते हैं और इसका अलग इफेक्ट आ सकता है स्कोर्स पर। लेकिन इस केस में आप क्या कर सकते हैं उनकी नाराजगी को कंट्रोल करने के लिए, ताकि उसकी वजह से असर न पड़े रिजल्ट्स पर? आप ये कर सकते हैं कि उनको प्लेसीबो कंट्रोल ग्रुप बना सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को आप जो दवा देंगे वो रियल दवा होगी, और कंट्रोल ग्रुप को जो दवा आप देंगे वो भी एग्जैक्टली देखने में बाहर से बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दी है, लेकिन उस दवा के अंदर कुछ नहीं होगा, वो बस एक मीठी गोली की तरह होगा, उसमें कोई भी ऐसा चीनी का पाउडर भरा हो या कुछ भी ऐसी चीजें होंगी जिसका कोई प्रभाव, मेडिकल असर नहीं आने वाला है। पर उनको भी लगेगा कि हाँ, हमें भी फेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है, हमें भी दूसरे ग्रुप की तरह ही हमारे साथ भी व्यवहार हो रहा है, हमसे कुछ भेदभाव का व्यवहार नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में हम प्लेसीबो कंट्रोल ग्रुप इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस वीडियो में आपने एक बहुत ही मुख्य रिसर्च डिजाइन के बारे में जाना, जो है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के क्या मुख्य हिस्से होते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आते हैं या कंफाउंडिंग वेरिएबल्स आते हैं, इन्हें कंट्रोल क्यों किया जाना चाहिए और कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपने इस वीडियो में जानी। अगले वीडियो में हम दूसरी रिसर्च डिजाइन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।